क्या हाल है भाई आप लोग का? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आवाज आ रही है? पक्का? चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अभ्युदय। और जो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, वेलकम। सारे के सारे बच्चों से मैं गुड आफ्टरनून। दीपशिका पाठक, मोहम्मद शाहद अंसारी, नेहा वर्मा, सारे बच्चे वेलकम बेटा। चलिए कल की क्लासेस के आगे आज हम लोग आप लोग से बातचीत करेंगे। और फिलहाल मुझे जहां तक अभी पता है कि कमेंट भी आप लोग का एनेबल हो गया है। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं, मे बी उनको अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो वो, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट है और राइट हैंड साइड पे आपके 3 डॉट है, उस डॉट पे क्लिक करेंगे और क्वालिटी में जाकर के आप रेजोल्यूशन को हाई करेंगे तो बोर्ड की क्वालिटी भी आपको एकदम क्लियर मिल जाएगी। बाकी जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी, 100 से ऊपर विद्यार्थी हैं, वेलकम टू अभ्युदय। कल जो हम लोग ने पढ़ाया था उसी टॉपिक को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्लास के वही पुराने 2 नियम। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा था, वैसे वैसे मन में बहुत सारे डाउट भी तुम लोग के मन में आएंगे। तो क्लास के वही पुराने 2 नियम, जहां ना समझ में आए सीधे खड़े होकर के पूछ लेना है, शंका बिल्कुल भी नहीं रखनी। बीच बीच में मैं ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी देखूंगा कि जो जो उनके कमेंट्स आएंगे वो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संसद के बारे में, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। मोटे मोटे तौर पर जब मैं पार्लियामेंट के बारे में प्यारे बच्चों बात कर रहा था, दैट मींस when we were talking about Indian Parliament all together, तो ईमानदारी से जरा मुझे बताइए, पार्लियामेंट किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? हाँ जी हाँ। मैंने आप लोग से कल जाकर के जो बातचीत करी थी प्यारे बच्चों, मैंने क्या आप लोग से ऐसा कुछ कहा था कि संसद के अंदर कितने अंग होते हैं? तो आपने क्या कहा था? 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा भैया? दूसरा कौन सा? राज्यसभा। और तीसरा कौन सा? आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा, वो टॉपिक के अंदर बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और उन भ्रांतियों के अलावा हम लोग आज आपसे बातचीत करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका केवल और केवल एक कारण है। उसका एक कारण यह है कि आज के लेक्चर में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 के बाद, जो सीटों का आदान प्रदान हुआ, उस सीटों के आदान प्रदान में जो समीकरण बदल गए और कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि 104th अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म हो गया। तो इस साल आप यूपीएससी के अंदर एंग्लो इंडियन के बारे में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन के डिटेल में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में आज हम लोग प्रावधान पढ़ेंगे। उसके पहले मैं अपने मन के संतुष्टि के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से बताइए, ये वर्ड क्या लिखा है? नहीं, ये क्या लिखा है? लोक मतलब क्या होता है? जनता होता है। और क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मुझे ईमानदारी से बताओ, इस हाउस में वोटर कौन होते हैं? इस हाउस में वोटर कौन होते हैं? अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और मुझे बताइए कि इस हाउस में वोटर कौन होते हैं? कितने राज्यों से? संघ शासित कितने? 3। सारे बच्चे एकदम क्लियर? अच्छा, ईमानदारी से जरा मेरे को बताइएगा, इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। बाजू में हम गए तो राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट जनता वोट करती है? नहीं, एमएलए वोट करते हैं। किस प्रणाली को? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में कल मैंने एक अच्छी खासी चर्चा करी थी। बाजू में चले गए तो मैंने आप लोगों से कहा था कि क्या लोकसभा परमानेंट है कि राज्यसभा परमानेंट है? क्या लोकसभा भंग हो सकती है? राज्यसभा भंग होती है? नहीं होती। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ। चलिए आइए अब देखिए ध्यान से जरा, और थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा सा कोशिश करिएगा मैं आपसे आज क्या बोल रहा हूं। अगर मैं तुमसे लोकसभा के बारे में प्यारे बच्चों यहां पर बात कर रहा हूं, तो सीटों का समीकरण थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके नीचे हम काफी चीजों को लिखेंगे, तो कोशिश करना मेरी बातों को समझना, क्योंकि ये पिक्चर बहुत जरूरी है। यानी कि अब थोड़ा और अंदर जाते हैं और बारी बारी से थोड़ा बातचीत करते हैं कि कितनी सीटें बटी हुई हैं और कितनी कितनी बटी थी। अब पहली बात तो अगर मैं 79 की बात करूं, तो आर्टिकल 79 के तुम नीचे उतर कर क्या होगे, तो अनुच्छेद 80 में तुमको मुलाकात होगी, और अनुच्छेद 80 के अंदर तुमको राज्यसभा के गठन के बारे में दिया गया है। अरे किसके अंदर?
बाजू में चले गए तो अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का जिक्र किया गया है और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति 52 से शुरू होता है और उसके बाद उसके सारे के सारे प्रावधान दिए गए। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, लोकसभा के अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं अधिकतम संख्या, और एक चीज होती है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं कुल संख्या। इन दोनों चीजों में अभी तक जो किताबें अपडेट नहीं हुई हैं, उन किताबों के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है, उस लेटेस्ट वर्जन में इस चार्ट को उतने क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाया गया है। तो आज मैं चाहूंगा कि 2019 के पहले की जो तस्वीर है वो आपके सामने रहे, 2019 के बाद की जो तस्वीर है वो आपके सामने रहे। तैयार हो? आइए। पहले क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अधिकतम संख्या संविधान के अंदर निर्धारित थी वो कितनी थी? 552, यानी कि 552 ये तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अरे कितनी थी? 552 कितनी थी भैया? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 552 में 530 जो थी वो तुम्हारे राज्यों से आते थे। अरे कहां से आते थे? राज्यों से आते थे। कहां से आते थे भैया? राज्यों से। और तो और 530 के बाजू में यहाँ पर 20 जो थी वो संघ शासित प्रदेश के लिए निर्धारित थी। अरे कितने के लिए? अच्छा, कितने संघ शासित प्रदेश? नहीं, लोकसभा में तो सारे संघ शासित प्रदेश आएंगे ना भैया? अरे बोलो आएंगे। तो 20 संघ शासित प्रदेश से निर्धारित थे। और ये जो बाजू में था, जिसको मैं अलग अलग मार्कर से थोड़ा सा डॉटेड लाइन से लिख रहा हूं, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, वो बेटा दो जो थे वो एंग्लो भारतीय समुदाय के अंदर से मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते थे? मनोनीत, एंग्लो भारतीय समुदायों के तरफ से मनोनीत किए जाते थे। अब इसको मनोनीत किया गया था किसी निश्चित समय के लिए, बाद में इसके अंदर फिर से संशोधन किया, फिर से इसको बढ़ाया गया, और अब 104वें संशोधन 2020 से इसके ऊपर जो इसका कंटिन्यूएशन था उसके ऊपर इसके ऊपर रोक लगा दी गई। यानी कि अब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ना तो लोकसभा में होता है ना तो विधानसभाओं में होता है। 104वां संशोधन हुआ जिसके अंदर से ये दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो था वो हटा दिया गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों की बात करूंगा तो ये चुने हुए होंगे कि मनोनीत होंगे? तो मेरे पीछे जरा बताओ, 530 जो है वो इलेक्टेड है। 530 क्या है? 20 क्या है? इलेक्टेड। अरे हाँ, और दो कौन से हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कौन करता था भैया? अच्छा, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, और ये पावर कहां दिया गया है? राष्ट्रपति की बताया गया है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये पावर अनुच्छेद 331 में दिया गया है। अरे कौन से अनुच्छेद में? विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 के अंदर जिक्र किया गया है कि राज्य के अंदर एक एंग्लो इंडियन समुदाय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किया जाएगा। अरे क्या किया जाएगा? नॉमिनेट किया जाएगा। अब जरा बाजू में इधर की तरफ आते हैं, तो ये अधिकतम संख्या राज्यसभा की कितनी है? तो बेटा राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 229 जो आती है वो कहां से आती है? राज्यों से। अरे फिर से बोलो, कहां से? आवाज नहीं आ रही, कहां से? राज्यों से। और नीचे की तरफ अगर आओगे तो तुम्हारे जो 9 है वो तुम्हारे कहां से आते हैं? संघ शासित प्रदेश से। अरे कहां से भैया? संघ शासित प्रदेश से। और इधर की तरफ अगर तुम बाजू में आओगे तो 12 जो हैं वो लाश से मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। लाश का मतलब होता है लिटरेचर। एल से क्या होता है? ए से क्या होता है? एस से साइंस, और एस से सोशल वर्क। यानी कि आप देखिए कि राज्यसभा कितना खूबसूरत अंग है। भारत के अंदर, भारत की राज व्यवस्था के अंदर राज्यसभा का अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको आपके सामने, तो राज्यसभा भले ही सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान नहीं देता, लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है, बौद्धिजीविक सदन है, जहां पर अच्छी अच्छी नीतियों के ऊपर सुझाव दिया जाता है। बौद्धिजीविक तबका है, मेरिटोक्रेसी पे राज्यसभा को अपर पायदान पे रखा जाता है। अरे बोलो हाँ। तो 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। इनका नॉमिनेशन अनुच्छेद 80 प्रावधान 3 के अंदर लिखा जाता है। अरे हाँ, अनुच्छेद 80 प्रावधान 3 के अंदर कौन मनोनीत करता है साहब इसको? राष्ट्रपति। अब मेरे को बताना, ये इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है? आवाज आ रही, इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है? ये दोनों इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है? और ये कौन सा है? नॉमिनेटेड। अरे क्लियर है? अब पहला सवाल तुम्हारे मन में आएगा, सर इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स में अंतर क्या होता है? अरे बोलो हाँ। देखो, सबसे पहला अंतर तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, जो भी चुना गया सदस्य है वही केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? आवाज नहीं आ रही भाई। क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दिमाग में रखना है। क्या इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? अरे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए कि चुने हुए सदस्यों में और मनोनीत सदस्यों में केवल एक अंतर है कि जो चुना हुआ सदस्य है वही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा? क्या मनोनीत लेगा? आवाज नहीं आ रही। क्या मनोनीत लेगा? अच्छा, 2019 के पहले से आप पिक्चर कुछ इस तरीके की थी। आइए वर्तमान संख्या यानी कि कुल संख्या कभी कभी इसको देखते हैं, टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर कितना है जरा देखिए। 2019 का पिक्चर मैं बता रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2019 के पहले ऐसा हिसाब किताब था। फिर मैं बताऊंगा 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको संघ शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो ये जो समीकरण होगा सीटों का वो थोड़ा सा चेंज होगा। और यू मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर। इससे आप एक क्वेश्चन आपकी लोअर पीसीएस में प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वर्तमान जो संख्या थी, कुल संख्या जो थी वो 545 थी। अरे बोलो कितनी थी भैया? ये 2019 की बात मैं बता रहा हूं, फिर 2020 पे आऊंगा, जिसमें से 530 जो आते थे वो राज्यों से आते थे पूरे। लेकिन जो संघ शासित प्रदेश थे उसके अंदर से ईमानदारी से जरा बता दो कितना कम हुआ है यहाँ पर? अरे कितना कम हुआ है? अरे 545 है, 552 था। दो तो एंग्लो इंडियन वहां 2019 में भी आ रहे थे। अरे यहाँ कितने आएंगे? 7, यानी कि 13। अरे कितने हो गए? आवाज नहीं, कितने हो गए? 13। ये 13 पहले संघ शासित प्रदेश में आते थे भैया। अरे कितने आते थे बेटा? अरे बोलो याद रहोगे? आवाज नहीं, बोलो याद रखोगे? अच्छा, अब इधर की तरफ आ जाओ। यहाँ 2, 2, 9, 9, 12 थे, जिसमें से 245 राज्यों की राज्यसभा से आते थे पहले। 229 तो पूरे आ गए राज्यों से, लेकिन जहां 9 थे तो दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। जम्मू कश्मीर का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2019 का चार्ट मैं बना रहा हूं। तो पहले क्या था, यहां से केवल और केवल 4, जिसमें से दिल्ली को 3 सीटें दी गई थी और पुडुचेरी को कितनी दी गई थी बेटा? 1 दी गई। 12 जो आते थे वो कहां से आते थे? लास्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा सोचो, अचानक से बेटा बदलाव क्या हुआ इस पूरी पिक्चर में? अचानक से बदलाव क्या हुआ? अगर मैं जम्मू कश्मीर को देखूं और बड़े पिक्चर से बड़े ध्यान से जरा समझाऊं आपको, तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 4। अरे बोलो कितनी थी भाई? 4। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? 6। तो राज्यसभा की जो सीटें थी बेटा वो कितनी थी? 4। अरे हाँ। और लोकसभा की जो सीटें थी जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी थी? 6, जिसमें से 5 तो जम्मू कश्मीर के पास रह गई, लेकिन जो 1 लद्दाख को थी वो भी तो अब संघ शासित प्रदेश में है। अरे कितनी हो गई वो? आवाज आ रही? कितनी हो गई? 6 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें से जम्मू कश्मीर को कितना मिल गया? 5, और लद्दाख को कितना मिल गया? और तो और बदलाव क्या हुआ? और बदलाव ये भी हो गया कि जो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था पहले, यानी आंग्ल भारतीय समुदायों का रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा था, अभी मैं बताता हूं कि एंग्लो इंडियन होते क्या है। आंग्ल भारतीय समुदायों का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, उस रिप्रेजेंटेशन को भी सरकार ने 104वें संशोधन 2020 से डिसकंटिन्यू कर दिया और कहा कि अब किसी भी तरीके से एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अरे बोलो हाँ। तो आप जरा समीकरण को, पहले तो इस पिक्चर को जरा बना लीजिए सारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, फिर हम 2020 का पिक्चर बनाएंगे आपके सामने। पहले ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सारे बना लो। हाँ, पहले ऑनलाइन वाले सारे विद्यार्थी इस पिक्चर को जरा बना लो सबसे पहले, क्योंकि बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट पर क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। तो मेरे पीछे जरा बोलो, पहले क्या था? 30 20 2। मेरे पीछे बोलो। आवाज नहीं आ रही भाई। 2 2 9 9 12। आवाज ही नहीं आ रही। 30 20 2 2 2 9 9 12। बोलो, याद रहेगा? मन में अपने कोई शंका नहीं रखना। जैसे कि मैं बना रहा हूं वैसे तुम्हारे सामने 2 मिनट घर जाकर के बनाओगे, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, कोशिश नहीं करना भाई। हाँ, सारे बच्चे जरा देखो मैं ऑनलाइन कमेंट कोई। हाँ भैया, कृष्णा गौतम, बहुत शाबाश बेटा, शाबाश। सृष्टि गुप्ता 13, प्रिया गुप्ता 13, सिकंदर गुप्ता 545, कृष्णा गौतम 530, 13 2। शाबाश। अरे हाँ, शाबाश। आ जाओ। अब ये तो पुराना था, यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के पहले। पिक्चर ऐसी थी,
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के पहले कुछ पिक्चर कुछ इस तरीके की थी। जल्दी जल्दी बना लो फटाफट। मैं मिटाऊं उसको? मिटा दो? शाबाश। अब देखो थोड़ा सा पिक्चर देखो यहां पर चेंज होती, अब हल्की सी पिक्चर देखो यहां पर चेंज होती। अब ये टोटल जो संख्या थी, अब ये 2 गायब हो जाती है। अरे बोलो हाँ। आप तो लिखो, नीचे लिखो, आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद एवं 104वें संशोधन 2020 के बाद, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, 104वें संशोधन 2020 के बाद सीटों के बदलाव कुछ इस प्रकार है। सीटों के बदलाव कुछ इस प्रकार है। द सीट्स हैव बीन बाइफरकेटेड एज फॉलोज। सीटों के बदलाव कुछ इस प्रकार है। सीटों के बदलाव कुछ इस प्रकार है। 2020 के बाद सीटों का बदलाव कुछ इस प्रकार है। द सीट्स हैव बीन चेंज्ड सो फॉर्थ। अब बताओ यहां पर, यहां कितना हो जाएगा? अरे बताओ, यहां 2 गायब हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन से संशोधन से गायब हुआ? आवाज है, कितना हो गया? तो यहां पर आ जाओ 550। अरे कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें थी बेटा? आवाज है, कितनी थी? तो जहां 530 आने वाले थे, अरे हाँ, वो अब 530 की जगह कितने होंगे? 500। आवाज नहीं, कितने होंगे? 24। और यहां कितने बढ़ जाएंगे? आवाज नहीं आ रही? 26। अरे कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अरे बोलो, आवाज आ रही है? अच्छा, अब ईमानदारी से जरा मुझे बता दो, जब मैंने तुमसे कहा 530, तो यहां पर जो पिक्चर आएगी वो 524 जो थे वो राज्यों से आएंगे। अरे कितने से आएंगे बेटा? राज्यों से। और 20 में से 26 में से कितने संघ शासित प्रदेश में? पहले कितने थे? 13। अब कितने और हो जाएंगे? 6 जुड़ जाएगा तो 19। अरे कितने हो जाएंगे? जिसमें से दिल्ली को 7। अरे किसको 7? दिल्ली को 7। दिल्ली को कितनी सीटें दे दी गई? 7। जम्मू कश्मीर को, अरे जम्मू कश्मीर को 5 और लद्दाख को 1, जम्मू कश्मीर को 5। बाकी बचे संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को कितना? आवाज है, कितना? अंडमान निकोबार को भी 1। दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिक्स करके एक संघ शासित प्रदेश बनाया, तो दादर नागर हवेली दमन दीव को कितनी हो जाएगी? 2। अरे कितनी भैया? बाकी जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं सबको 1-1 सीट दे दिया गया। ये भी दमन दीव और दादर नागर हवेली को भी मर्ज करके एक संघ शासित प्रदेश बनाया है। अरे बनाया, बट ये तुम्हारे दिमाग में मैंने जस्ट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बता दिया कि पिक्चर का बंटवारा कैसे हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों था, तो जो संघ शासित प्रदेश था बेटा, अरे कौन सा प्रदेश? संघ शासित प्रदेश। वो संघ शासित प्रदेश का जो लद्दाख वाला पोर्शन था वो लोकसभा में तो जुड़ेगा, लेकिन क्या राज्य के अंदर उस लद्दाख संघ शासित प्रदेश में कोई विधानसभा है? आवाज नहीं आ रही। विधानसभा है? नहीं। तो याद रखना, इसीलिए जब हम राज्यसभा में सीटों के बंटवारे करते हैं तो जो राज्यसभा में यहां पर सीटें होती हैं, यहां पर आ जाएगा 225। अरे कितना आ जाएगा? और यहां पर कितना बढ़ जाएगा? 9 था पहले और 4 और जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा कितना? 13। अरे कितना हो जाएगा? 13। नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर भी 225 हो जाएगा बेटा।
अरे कितना हो जाएगा बेटा? 225। और अब जब राज्यसभा का सांसद चुने जाएंगे तो जो 4 सीटें थी राज्यसभा में वो यहाँ पर जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8। और जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश से सीटें कुल मिलाकर के हो जाएंगी बेटा 4। ये तुम्हारा रियल पिक्चर है आज का 2020। जरा 1 मिनट जरा देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने तो आसानी से बना दिया, लेकिन पिक्चर को समझने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है। एक बार जरा 2 मिनट का समय दे रहा हूं, घबराओ नहीं, यही सामने है। किताबों में अभी इसका विवरण नहीं किया गया है किसी किताब में। जरा देख लीजिए सारे बच्चे, शाबाश शाबाश। तो मेरे पीछे जरा बोलो, वर्तमान में टोटल संख्या, कुल संख्या यहां पर, और अधिकतम संख्या कितनी? आवाज कितनी? तो 2 एंग्लो इंडियन कहां चले गए? अरे 2 एंग्लो इंडियन कहां चले गए? हाँ भाई, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो याद रहेगा। अच्छा, अब इधर की तरफ आ जाओ, यहां पर 250। अरे यहां पर कितना? 250। नीचे की तरफ आगे कितना? 245। अरे बोलो याद रहेगा, पिक्चर याद रहेगी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये तो बेटा वर्तमान संख्या है ना, ये वर्तमान संख्या है, ये अधिकतम हो सकता है। आप अगर किसी शादी में खाना खाने जाते हैं, तो आप शादी में खाना खाने जाएंगे तो भरपेट खाते हैं, घर पे उतना नहीं खाते हैं। अरे सही से बताओ, देखो झूठ मत बोलो। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर घर पे ज्यादा खाते हैं, बाहर ज्यादा खाते हैं। शर्माओ नहीं। कॉलेज लाइफ में हम लोग कैसे ही करते थे, बिना बुलाए किसी शादी में पहुंच गए, और वहां पे देख रहे हैं तो हमारे कॉलेज के सीनियर भी आगे खड़े हुए हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। अरे हाँ, तो यही पिक्चर है, दैट इज मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर संविधान के प्रावधान में अनुच्छेद 81 में लिखा गया है कि इतनी संख्या अधिकतम होगी, इतनी संख्या अधिकतम होगी। कितनी समय समय पर होगी ये कौन तय करेगा? ये तय करने वाले के लिए, अरे कौन तय करेगा? संसद ने इसके लिए तय करा है 545 और 245। अरे क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? जरा नोट कर लो, जरा नोट कर लो। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कुल संख्या, कुल संख्या मतलब 245। अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है, वर्तमान या कुल पूछेगा तो 545 बोलोगे। अरे हाँ, 545 बोलोगे? आ जाओ जरा। हाँ, तो एंग्लो इंडियन हट गया तो कितना हो जाएगा? यहां लिख दो 0। ऊपर चेंज किए लेकिन कुल में चेंज नहीं करोगे? करो। यस, बताते हैं इसका कारण। इसका कारण बताते हैं कि इसका कारण क्यों है कि इसको एंग्लो इंडियन क्यों हटाया गया। ठीक है, इसका रीजन हम बताते हैं। यहां तक नोट कर लिया? अरे बोलो नोट कर लिया? अब सबसे पहला सवाल कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती क्या है? सबसे पहला सवाल, एंग्लो इंडियन होते कौन है? 245 नहीं, 243। यहां नीचे लिख दो 543, क्योंकि 0 हो गया ये। अरे कितना हो गया? 0। 543, 245, 225, 8 और 12। 225, 8 और 12। 225, 8 और 12। हाँ, कहां पर? बाकी सारे शासित प्रदेश में तो जोड़ोगे, जैसे चंडीगढ़ को कितनी सीट? जितने भी, पुडुचेरी को, बाकी सारे भी तो हैं, केवल यही थोड़े रहेंगे। दिल्ली को कितना साइड? 7। जम्मू कश्मीर को कितना? दादर नगर दमन दीव मिला दिया 2, अंडमान निकोबार, बाकी सबको 1-1। अरे हाँ, लेकिन यहाँ पर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केवल रिप्रेजेंटेड है। अरे बोलो है ना? इस वजह से ये लिखा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ, क्या चंडीगढ़ में विधानसभा है? अंडमान निकोबार में है? दमन दीव दादर नगर हवेली में है? नहीं। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके अंदर। ये मत सोचो कि हम खाली सीट छोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति आती है, जो जम्मू कश्मीर वाला, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पोर्शन है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
इलेक्शन नहीं होता उससे क्या होता है? ठीक है, अरे क्लियर है? सीट नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो है। जैसे कि मान लो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, पूंछ जिला, तो पूंछ और आपका बलगांव और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सबको मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र होता है और उसी को निर्दिष्ट किया गया। नीचे लिख लो फटाफट लिख लो। अच्छा, सीटों के आदान प्रदान के बारे में मुझे ईमानदारी से बता दो, ये किस अनुसूची से इसका सीटों को फिक्स किया गया? अरे किस अनुसूची से? और ये परिसीमन का जिक्र मैंने बताया था, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र बताया था, जनसंख्या के आधार पर। अरे किसके आधार पर? परिसीमन आयोग कौन गठित करता है? राष्ट्रपति। अरे कौन गठित करता है? 3 लोग होते हैं इसके अंदर। और कितने लोग? पहला कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज। अरे हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अरे हाँ, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है मुझे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज दैट, चुने हुए सदस्यों और मनोनीत सदस्यों में अंतर यह है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज दैट, चुने हुए सदस्यों और मनोनीत सदस्यों में अंतर यह है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज दैट, चुने हुए सदस्यों और मनोनीत सदस्यों में अंतर यह है that only elected members participate in the election of the president, nominated does not। केवल चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते, मनोनीत भाग नहीं लेते। बच्चा कह रहा है क्लियर नहीं हो रहा है बोर्ड पर, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है? चुने हुए सदस्यों में और मनोनीत सदस्यों में अंतर यह है कि केवल चुना हुआ सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, मनोनीत पार्टिसिपेट नहीं करते, मनोनीत पार्टिसिपेट नहीं करते। केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड डज नॉट पार्टिसिपेट, नॉमिनेटेड डज नॉट पार्टिसिपेट। हाँ जी ठीक, नॉमिनेटेड डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, मनोनीत पार्टिसिपेट नहीं करते। चलो अभी ठीक है, मुझे लगता है रिजोल्यूशन थोड़ा हाई कर लो बेटा आप लोग। हाँ मुझे लगता है अभी ठीक। चुने हुए सदस्यों और मनोनीत सदस्यों में अंतर यह है कि केवल चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब देखो, रुको एकदम कलम रोक देना। सबसे पहली बात, एंग्लो इंडियन क्या है और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती क्या है, क्योंकि तुम्हारे पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरा अपना अनुमान ये कहता है। सबसे पहली बात तो भारत का संविधान क्या कहता है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांतियां होता है कि एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश फादर एंड मदर इंडियन होनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां होता है। बट संविधान क्या कहता है जरा उसकी पिक्चर समझिए, और एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन किया क्यों गया इसके बारे में जरा समझ लीजिए। एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसा समुदाय था जो अंग्रेजों के जाने के बाद, जब अंग्रेज भारत, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए और फ्रांस भी आए। अरे बोलो हाँ, इतने सारे लोग हमारे भारत के अंदर आए थे। तो भारत के अंदर जब सरकारों का जाना तय हो रहा था, अंग्रेज भी भारत के अंदर पलायन कर गए, तो एक बहुत अच्छा सा संवाद आता है सामने संविधान सभा का, और संविधान सभा के अंदर एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे फ्रैंक एंटोनी। अरे नाम था उनका, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में कर रहे थे। तो बी आर अम्बेडकर से उन्होंने कहा कि ये एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन भारत के संविधान में, क्योंकि अब इनका नेटिव स्टेट नहीं है, इनका अपना राज्य नहीं है, भारत के संसाधनों में ये आए तो, लेकिन अब इनका राज्य भारत के अंदर नहीं है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में इसकी परिभाषा लिख दी अनुच्छेद 366 प्रावधान 2 के अंदर, और साफ साफ लिखा गया कि जिसका पिता पैतृक, जिसका जो ओरिजिन है, ब्लड लाइन है, वो मिश्रित ब्लड लाइन का होना चाहिए, और जिसके पिता ब्रिटिश मूल के नहीं, यूरोपियन मूल के हों, मेल प्रोजेनिटर्स, वहां पर वर्ड यूज किया गया है, मेल प्रोजेनिटर्स।
अरे हाँ, मेल प्रोजेनिटर्स होंगे यूरोपियन मूल के, यूरोपियन, और इंडियन मदर। अरे बोलो हाँ। इसकी परिभाषा कहां लिखी है बेटा? आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में। तुमसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंग्लो इंडियन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में सही है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ब्रिटिश फादर, मदर इंडियन, मेल प्रोजेनिटर यूरोपियन मूल का, और मदर कौन होगी? इंडियन। मिश्रित ब्लड होना चाहिए किसी भी देश का, इंडियन। आंसर क्या मारोगे? यूरोपियन, यूरोपियन ब्लड लाइन का हो और मदर क्या हो? इंडियन। उसको क्या कहेंगे बेटा? एंग्लो इंडियन। अरे हाँ, तो बेसिकली जब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन हुआ तो एंग्लो इंडियन के लिए हम लोग ने राष्ट्रपति के लिए विधानसभा में अनुच्छेद 331 के थ्रू राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लोकसभा में करते थे, और अनुच्छेद 333 के थ्रू राज्यपाल मनोनीत करते थे एंग्लो भारतीय समुदायों को विधानसभा के अंदर। इनकी संख्या 2 थी और इनकी संख्या कितनी थी? 1। लेकिन हमने 104वां संशोधन 2020 किया, 19 किया, 19 में प्रावधान बना और 20 में उसको लागू कर दिया राष्ट्रपति ने जनवरी के महीने में। तो 2020 के अंदर हमने ये संशोधन करके लोकसभा से भी हटा दिया और विधानसभा से भी हमने हटा दिया। अरे बोलो याद रहेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो याद रहेगा? तो मुझे ईमानदारी से बताओ, वर्ड क्या ब्रिटिश यूज किया है? क्या यूरोपियन का मतलब हम फ्रांस के नागरिकों से भी समझ सकते हैं? क्या पुर्तगाली नागरिकों से भी समझ सकते हैं? तो इसीलिए वर्ड यहां पर कौन सा यूज किया बेटा? आवाज आ रही, क्या वर्ड यूज किया? यूरोपियन। एंग्लो इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कौन कर रहा था? फ्रैंक एंटोनी। अरे कौन कर रहा था? फ्रैंक एंटोनी। ये पॉइंट याद रहेगा? कितने लोगों को याद रहेगा? अरे है, रहेगा? इसको नोट करने की जरूरत है क्या? यहीं से नोट कर लो। अरे पक्का? 2 लाइन लिख लो फटाफट, 2 लाइन लिख लो फटाफट, 2 लाइन लिख लीजिए फटाफट। एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संशोधन 2020 से खत्म हो गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी was discontinued. The representation, श्रीजल जायसवाल बेटा, ये इसके बारे में उत्तर आपको ऑफिस वाले देंगे बेटा, इसके बारे में उत्तर आपको ऑफिस वाले देंगे। ऑफिस में यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, उसी के बारे में होगा बेटा। पहला पॉइंट, हाँ, 104वें संशोधन 2020 से एंग्लो इंडियन का प्रावधान, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व बढ़ाया नहीं गया। लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर, इन लोकसभा एंड व्हाट इज कंटिन्यूड इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्रेसिडेंट यूज्ड टू नॉमिनेट वन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, two Anglo-Indian community. President used to nominate 2 Anglo-Indian community, 2 Anglo-Indian community members को, members इन लोकसभा के थ्रू, इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 331 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 331 के तहत, अंडर आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है, अंडर आर्टिकल 331 एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यों में विधानसभाओं के अंदर, और राज्यों में विधानसभाओं के अंदर अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करते थे। परिभाषा एंग्लो इंडियन की, ठीक है। यूरोपियन डिसेंट, यूरोप, परिभाषा किसमें दी है? 366 प्रावधान 2 में, 366 क्लॉज 2 में, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एंग्लो इंडियन आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में दिया है। लैंग्वेज अनुच्छेद 366 प्रावधान 2 में
यूरोपियन मिश्रित नस्ल, इंडियन मदर, इंडियन मदर, अरे हाँ, यूरोपियन प्रोजेनिटर्स, यूरोपियन प्रोजेनिटर्स विद इंडियन मदर, अरे हाँ, अरे बोलो याद रहेगा। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से जरा समझिए। जरा मुझे बता दो, इस साल तुमसे क्वेश्चन पेपर में अगर पूछेगा कि सरकार बनती है सरकार गिरती है, किस सदन में बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए? आवाज आ रही, किस सभा में? अब तुम तो ये कहोगे कि सर लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो क्या कहोगे? अच्छा, अब जो चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ये देखना ध्यान से, थोड़ा सुनना, और बहुत जरूरी बात तुमको मैं बताने जा रहा हूं। किताबें एकदम ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे। अगर मैं तुमसे कहता हूं लोकसभा, क्या कहता हूं बेटा? तो लोकसभा के अंदर इतने सारे सदस्य आते हैं, अरे कितने सारे? 543 सदस्य हैं। इन 543 सदस्यों के अंदर सबसे जरूरी बात कि प्रशासन के रूप में इनके ऊपर अनुशासन बनाने की भी जरूरत होती है। अरे बोलो हाँ। नहीं तो भैया क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि हमारे, अब जैसे कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं आपको, वैसे ही आपने देखा होगा कि एक आदमी बैठे रहते हैं यहाँ पर, पहले एक महिला बेचारी बैठी रहती थी, हाँ बैठ जाइए इधर, आप बैठ जाइए, आप शांति से रहिए, बार बार उसको डांटती थी सबको। सभा के अंतर्गत एक प्रकार से उसको हम लोग कहते हैं अगुवाई करने वाला या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो दोनों को थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हम अगर बात करेंगे राज्यसभा के स्पेशल पावर की अभी, तो इसका जिक्र प्यारे बच्चे आपका वहां पर आएगा। तो जो कुर्सी पर बैठा रहता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है कुर्सी पर, जो सदन में अनुशासन बना करके रखने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, स्पीकर होता है वो, और उसको कहा जाता है वंस द स्पीकर साइन अ हुआ नन ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार जो अध्यक्ष है वो निष्पक्ष होना चाहिए, साइन अ हुआ नन ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहली और सबसे मजबूत बात कि इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है बेटा? स्पीकर। आवाज है, कौन होता है? स्पीकर। क्या वो उस सदन का सांसद होता है? आंसर है हाँ, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 93 उसके चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, सदन के बीच में से उसका चुना जाता है। अब अगर इसकी अनुपस्थिति रहे तो इसकी अनुपस्थिति में डेप्यूटी स्पीकर का प्रावधान है, यानी उपाध्यक्ष का प्रावधान है। क्या वो एक सदन का सांसद होता है? यानी कि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा होता है। अरे बोलो हाँ। बाजू में चले गए तो राज्यसभा में ऐसा कुछ भी पिक्चर नहीं है बेटा। राज्यसभा का बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, राज्यसभा में भी एक भाई साहब होते हैं जो सदन के अंदर अनुशासन बना करके रखने के लिए होते हैं। अब ईमानदारी से बताओ उनका नाम क्या है? शाबाश। उनको हम प्यार से कहते हैं चेयरमैन, यानी कि सभापति। अरे क्या कहते हैं बेटा? अब ये जो चेयरमैन है, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जो चेयरमैन है, क्या ये चेयरमैन सांसद होते हैं राज्यसभा के? आवाज है, सांसद होते हैं? बिल्कुल भी सांसद नहीं होते, क्योंकि ये पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। और ये कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि इनमें से जरा मुझे बताइए किस सभा का सभापति जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा। अरे आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा की कुर्सी पर बैठता कौन है? अरे कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। अगर उसके उनका अगर मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं है या राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं वो, तो उनकी जगह पर प्रावधान दिया गया है डेप्यूटी चेयरमैन का। हमारे अपने बीएचयू से हैं अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह। ये क्या है? डेप्यूटी चेयरमैन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। क्या वो उस सदन के सदस्य होते हैं? आवाज है, क्या वो उस सदन के सदस्य होते हैं? होते हैं। यहां तक कितने लोगों को क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? आवाज है, अरे भाई क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे पास ईमानदारी से बताओ, स्पीकर इस सदन का सदस्य है? वो ना रहा तो कौन? वो इस सदन का सदस्य है। अच्छा, जब मैं स्पीकर के बारे में पढ़ाऊंगा, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पैनल की बात भी यहां पर करी गई है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंतर्गत, कि अगर मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी ना रहे, स्पीकर भी ना रहे, तो कॉमन किसी एमपी को चुना जाता है। किसके में से? एक पूल ऑफ पैनल के अंतर्गत से। उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहली बात मुझे ईमानदारी से बताइए,
सबसे पहले स्पीकर कौन थे? तो फर्स्ट स्पीकर थे जिनका नाम था जीवी आवाज यारी। क्या नाम था उनका? अच्छा, पहले डेप्यूटी स्पीकर इनका नाम था एम ए अयंगर। अरे क्या नाम था बेटा? ये तुम्हारे पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कभी कल को पेपर में कोट तुम करोगे तो तुम्हारे लिए जरूरी जाएगा। तो इनका नाम है जीवी मावलंकर। क्या नाम है? अच्छा, यही प्रोटेम स्पीकर भी थे। यही कौन थे? पहले प्रोटेम स्पीकर भी यही थे। अब ये बताते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। ये एम ए अयंगर है। वर्तमान में क्या डेप्यूटी स्पीकर के लिए कोई पद है? अरे कभी चुनाव हुआ है? आवाज अरे कभी चुनाव हुआ है? अभी डेप्यूटी स्पीकर के लिए कोई पद निर्दिष्ट नहीं है। स्पीकर वर्तमान में 17वीं लोकसभा के कौन? आपको पता है इनका नाम है ओम बिरला। अरे हाँ, इन्हीं की डॉटर आईएएस बनी है अभी। अरे बोलो हाँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर किसी भी तरीके का करप्शन नहीं होता। अगर आपके पास टैलेंट है तो ही आप निकल पाते हैं। अरे हाँ, उनकी डॉटर का इंटरव्यू भी हम लोग के बोर्ड में हुआ था, जहां पर हम लोग दिल्ली में पढ़ाते थे। तो बहुत टैलेंटेड, मतलब मेरिट के आधार पर मेंस भी क्लियर किया, प्रीलिम्स भी क्लियर किया और शानदार तरीके से नंबर पाए। और व्हाट्सएप के ऊपर भ्रांति फैलाते हैं कि जो ओम बिरला की डॉटर है उनको जबरदस्ती एंट्री दे दी गई। ऐसा कोई नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर के भी बच्चे हैं देश के अंदर, तो यूपीएससी इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अरे बोलो हाँ, याद रहेगा। अच्छा, तो मुझे ईमानदारी से बताओ 17वीं लोकसभा के कौन है? आवाज अरे कौन है भैया? अभी वर्तमान में सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आवाज नहीं आ रही भाई, कौन थे? इनका नाम था कृष्ण मूर्ति राव। अरे बोलो क्या नाम था इनका? कृष्ण मूर्ति राव। तो पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव। अब ईमानदारी से जरा बताओ, वर्तमान में डेप्यूटी चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? हरिवंश नारायण। अब मुझे उसको बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि वर्तमान में चेयरमैन कौन है। ये सारी पिक्चर जरा देखो और एक सवाल अपने मन से जरा पूछो कि इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तुमको जरूरत क्यों पड़ी और इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तुमको जरूरत क्यों पड़ी? जरा मुझे बताइए। यस, सदन को चलाने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वो किसी पार्टी या किसी दल का नहीं होता। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। When you understand the democratic essence, तो आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक एसेंस के अंतर्गत किसी भी तरीके से ये नहीं बताया जाता कि स्पीकर जो होता है वो पक्षपात करेगा। आज के डेट में, मॉडर्न युग में हम लोग ऐसा देखते हैं कि स्पीकर पक्षपात करता है कि नहीं करता है। लेकिन स्पीकर का पोस्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि स्पीकर इज द साइन हुआ नन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं अध्यक्ष। एंटी डिफेक्शन के केस में हमने इनके बारे में सुना था कि नहीं सुना था? आवाज है, सुना था। स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास डिफेक्शन को लेकर के पावर होता है कि नहीं होता है? क्या वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दल बदलू कानून के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इनके बारे में बातचीत करी। अब जो तुमको मुझे बताना था, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन, जितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, इस पूरे डिस्कशन के लिए मुझे एक चीज आप लोग को बेटा बतानी थी। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने तुमसे कहा था कि सरकार बनती है, सरकार गिरती है, किसी एक सदन में विश्वास का आंकड़ा होना चाहिए। तो ईमानदारी से जरा मुझे बताओ कौन सदन में बेटा? लोकसभा। संसद तो बेटा हम क्यों पढ़ते हैं? संसद तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए भाई देश के अंदर कोई संघ के मामले में कानून बनाना और देश की सबसे बड़े लोकतंत्र का स्तंभ है, तो एक सदन से एक विधेयक पास होकर के जब वो दूसरे सदन में जाएगा, दोनों सदनों से जब वो पास हो जाएगा तो कहां जाएगा? फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ मामलों में लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा ताकत होती है। सम मैटर्स में, किसी मामले में लोकसभा के पास ताकत ज्यादा होती है। तो बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर राज्यसभा के पास क्या बिल्कुल पावर नहीं? क्या राज्यसभा के पास बिल्कुल पावर नहीं है? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बार ये तुम्हारे पेपर में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। हेडिंग लिखिए स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, विशेष अधिकार राज्यसभा। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट में। अब से पहला टॉपिक शुरू हो रहा है ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, राज्यसभा का स्पेशल पावर। अभी हम स्पीकर के इलेक्शन में बेटा स्पीकर का पावर पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, अभी इंट्रोडक्शन है खाली, ठीक है? स्पीकर का पावर पढ़ेंगे। डिफेक्शन के केस में, मनी बिल के केस में बताता है कि स्पीकर मनी बिल है नहीं है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बारे में बेटा हम चर्चा करेंगे।
अब थोड़ा सा ध्यान से जरा सुनो, थोड़ा सा ध्यान से जरा चर्चा सुनना। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। हमने तुमसे क्या कहा, सरकार बनती है, सरकार गिरती है, किसी एक सदन में बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए। तो किस सदन में? तो क्या वो लोकसभा में सरकार तय करता है तो राज्यसभा का क्या काम है? राज्यसभा का कोई काम नहीं है क्या? बहुत काम है। 3 विशेष अधिकार है राज्यसभा के पास जो लोकसभा कभी नहीं ले सकता। पहला, अनुच्छेद 67 भी। दूसरा, अनुच्छेद 249। और तीसरा, अनुच्छेद 312। 67 भी क्या कहता है? 67 भी ये कहता है, इधर देख लो, रोको और एकदम मेरी बात को जरा ध्यान सुन लो। जब भी कभी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पैदा करना होगा, if there is a motion that seeks the removal of vice president, that motion shall only originate in Rajya Sabha। दोबारा बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जब भी कभी पैदा करना होगा तो उस प्रस्ताव को हम केवल और केवल बेटा कहां पेश करेंगे? क्यों ऐसा? क्योंकि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्यों होता है? अरे राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? अच्छा, कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आया? अरे हाँ, अब रोक दो ध्यान। अब मुझे जरा ये ईमानदारी से पहले ये बता दो, राज्यसभा क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है? आवाज तो आई। क्या राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है? अब मुझे ईमानदारी से जरा बताइए प्लीज, मैंने कहा कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है, तो साफ साफ सही सही शब्दों में जरा मुझे बताइएगा कि जब भी कभी मैं राज्यसभा के बारे में आप लोग से बात करता हूं तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन अगर राष्ट्र हित में कोई मामला है, अरे कौन से हित में? तो आपको लगता नहीं कि राज्यों के विश्लेष के रूप में राज्यसभा को हमको पावर देनी चाहिए थी? हमने दिया भी। तो मेरे पीछे बोलो, जब भी कभी राज्य सूची के विषय में, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची पढ़ाया था? आवाज तो नहीं आ रही? अरे पढ़ाया था। 7वीं अनुसूची में मैंने बोला था कि संघ के मामले के ऊपर कानून कौन बनाता है? अरे कौन बनाता है? केंद्र। राज्य के मामले में और संवर्ती के मामले में। तो याद रखना, जब भी कभी राज्य सूची के विषय में हमको कोई कानून बनाना है और वो राष्ट्र हित में है, whenever we want to make a law, whenever we want to make a law and that law is in the national interest, राष्ट्र हित में अगर है वो, तो राज्य सूची के विषय में हम क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अरे कौन सूची में कानून बना सकते हैं? राज्य सूची के विषय में हम क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में हम क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय में हम कानून बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए राज्यसभा में से परमिशन लेनी पड़ेगी 2/3 उपस्थित मतों से। अरे कितने मतों से? अब ये बच्चे कहेंगे कि ये विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित मत तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज जुड़ी होती है। जब मैं विशेष बहुमत की बात करता हूं तो विशेष बहुमत का मतलब पूरी संख्या के साथ साथ 2/3 उपस्थित मत। यहां पर ये एक अलग टाइप की मेजोरिटी यूज कर रहा है मोशन को पास कराने के लिए। ये है 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। अरे कौन सी मेजोरिटी है? 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। तो मेरे पीछे एक लाइन बोलिए, जब भी कभी राष्ट्रहित में है और संसद को किसी राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है, तो संसद राज्य सूची के विषय में तभी कानून बना सकता है जब राज्यसभा उसको क्या दे? परमिशन। क्या दे भैया? आवाज, क्या दे भैया? परमिशन। तो क्या संसद ऑथराइज्ड है कानून बनाने के लिए? फिर अब ईमानदारी से बताओ यार, संसद अगर ऑथराइज्ड हो गया कानून बनाने के लिए, तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना कर रहा है। हमेशा जब भी मन में आएगा तो राज्यसभा में अगर किसी की मेजोरिटी आ गई, लोकसभा में मेजोरिटी आ गई, तो हर समय वो लोग कानून बनाते रहेंगे। अरे बोलो। इसीलिए प्यारे बच्चे एक बात याद रखना,
इसके लिए जो मैक्सिमम वैलिडिटी दी गई है संविधान के अंदर वो कितना है? तुम्हारे पीसीएस में लगातार 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था, लगातार क्वेश्चन आ रहा था। मुझे लगा कि पीसीएस का नाम बदल करके आर्टिकल 249 रख देना चाहिए। अरे बात समझ आ रही कि नहीं? पहला पॉइंट, मेरे को ईमानदारी से बताओ आर्टिकल 249 क्या कहता है? जब भी कभी, क्या बोला? राज्य सूची के विषय में हमको कोई कानून बनाना है संसद को, तो अगर राष्ट्रहित में है तो भैया कौन परमिशन देगा उसको? राष्ट्रसभा। कितने लोगों को समझ आ गया? ईमानदारी से बताओ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता तो इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाल सकता था कि ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था। पेपर में तुम्हारे वो काम का नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे बोलो हाँ। हाँ, जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो हम बातचीत करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, है ना? स्टेट्स के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए काम का नहीं है भाई साहब। अरे बोलो हाँ। 312 में आ जाओ, यही तुम लोग को जाना है, यही जाना है। अब बताओ ये क्या है? अखिल भारतीय सेवा, यानी ऑल इंडिया सर्विस। जब मैंने तुमको कहा ऑल इंडिया सर्विस, तो पहली बात तो मुझे ये बात याद रखना कि ऑल इंडिया सर्विस किस लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली स्टेट के ऊपर, सेंटर की एक सर्विस जो स्टेट के ऊपर एक अंकुश लगाने के लिए क्रिएट करी गई थी स्टार्टिंग में। ये भी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, एकात्मक ढांचा है, यानी कि सेंटर से नियुक्त किए गए व्यक्ति अब स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा कैरेक्टर है? ये यूनिटरी कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर 3 सर्विस आती है साहब। अरे पहला कौन? आईएएस। अरे बोलो हाँ। दूसरा कौन? और तीसरा कौन? आईएफएस। क्या ये फॉरेन सर्विस है? ये है फॉरेस्ट सर्विस। ये क्या है? फॉरेस्ट। तो मेरे पीछे एक लाइन बोलो, जब भी कभी संसद को राष्ट्रहित में अगर है तो, क्या वर्ड लिखा है यहां पर? राष्ट्रहित में अगर है, नेशनल इंटरेस्ट में अगर है, और संसद को इन तीन सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा को संविधान के अंदर शामिल करना है, केवल शामिल करने के लिए, केवल किसी नई सेवा को अगर इसको शामिल करना है तो संसद इस नई सेवा को शामिल कर सकता है। उसके लिए भी भैया परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? कितने मेजॉरिटी से? आई डेयर मेक अ क्लेम ऑन दिस फोरम, मेनी पीपल आई हैव सीन इन माय कैटेगरी, बहुत सारे लोग हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। दिस इज नॉट अ स्पेशल मेजॉरिटी, मैं बार बार कह रहा हूं। 2/3 उपस्थित, स्पेशल मेजॉरिटी जब आपको पता चलेगा पूरी संख्या प्लस 2/3 उपस्थित, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है कंडीशन। जब मैं संशोधन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा, दिस इज वेरी यूनिक मेजॉरिटी। 2/3 उपस्थित मतों का मान, यहां पर जितने आए हैं उनका प्रेजेंट इन वोटिंग की बात कर रहे हैं यहां। कितने लोगों को समझ आया? जरा हाथ उठाओ, दोबारा मेरे को पीछे बोलो। 67 भी बेटा किससे रिलेटेड है? आवाज किससे रिलेटेड है? हटाने से। राज्य सूची के विषय में अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बना सकता है, लेकिन 249 में अखिल भारतीय सेवा में कितनी सेवाएं हैं? अगर इसके अलावा मेरे को एक नई सेवा डालनी है तो क्या मैं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमको क्या फिर से किससे परमिशन? अब सवाल ये है कि क्या ये 1 साल के लिए रहेगी जैसे कि ये है? ये हमेशा के लिए। अरे हाँ, उसको फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाद में जाकर। तो पहला पॉइंट जरा लिखिए, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। पहला पॉइंट, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। शाबाश सिकंदर गुप्ता, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का विषय है। इंग्लिश वाले लिख लो फटाफट, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का विषय लिखा है, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। पहला आर्टिकल 67 बी, अनुच्छेद 67 बी, संसद बी। If it is in the national interest, अरे
67 भी लिखो, नेशनल इंटरेस्ट काट लो। इफ देयर शैल बी अ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, if there shall be a removal of vice president, if there shall be a removal of vice president, then the motion seeking the removal shall only originate in Rajya Sabha. Then the motion seeking the removal shall only originate in Rajya Sabha. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पैदा किया जाएगा। इफ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पैदा किया जाएगा। The motion seeking the removal of vice president, the motion seeking the removal of vice president shall only originate in Rajya Sabha. Shall only originate in Rajya Sabha. Shall only. सतीश त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट को जरा फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए, द मोशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल ओनली ओरिजिनेट इन राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पैदा किया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल कहां पर पैदा किया जाएगा? राज्यसभा। अब अंडरलाइन करो, नीचे आ जाओ। पहली बात तो ये बात याद रखना कि कोई भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन की नोटिस के बाद दिया जाता है। हम वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर इसको पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से, एक होती है मेजॉरिटी तुम्हारी सिंपल, एक होती है एब्सोल्यूट। हम बताएंगे उपस्थित मतों के बहुमत से। अरे हाँ, वैकेंसी को माइनस करके इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालते हैं, लेकिन 90% लोग ये बोलते हैं कि साधारण बहुमत से हट जाता है। अभी इसके बीच का भी डिफरेंस हम बताएंगे। संविधान के अंदर जहां पर बहुमत की बात नहीं करी है, वहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। उपस्थित मतों के बहुमत से यहां पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, फिर लोकसभा में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन पेपर में जब आती है तो 90% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि किताबों में, आधी किताबों में यही सब बातें दी गई। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बड़े डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। अब नीचे आ जाओ, 249 अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, यदि राष्ट्र हित में है तो, इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, यदि राष्ट्र हित में है तो, यदि राष्ट्र हित में है तो, and there is a dire necessity, and there is a dire necessity, if there is a dire necessity, dire मतलब urgency, dire necessity of making any law enumerated in the state list, 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 then parliament may by law, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, may by law create a law enumerated in 7th schedule state list. May by law create a law enumerated in the 7th schedule state list. Create a law enumerated in the 7th schedule state list. Only if, underline करिए, only if Rajya Sabha has ratified and accepted the motion, by 2/3 present and voting. Ratified and accepted the motion by 2/3 present and voting. इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, यदि राष्ट्र हित में है तो और संसद को किसी राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है,
और संसद को किसी राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है। हाँ, थैंक यू ब्लूमिंग माइंड्स, थैंक यू सो मच। ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन, बेटा दोनों ऐसे एक ही क्लास है। विल ब्रिज द गैप। जो ऑनलाइन विद्यार्थी उनको लगेगा नहीं कभी ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, लगेगा अभी। हाँ शाबाश, एकदम लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और एकदम पड़ोसी को भी फॉरवर्ड कर दो, बता दो कि उनको अभ्युदय में पढ़ रहे हैं। अब हम आईएएस बनेंगे फिर बताएंगे तुमको। हाँ जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, नीचे लिख दो फटाफट। जब भी कभी राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है, किस सूची के विषय में? राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है और राष्ट्रहित में है, लिख दिया। तो संसद तभी राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो संसद तभी राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो संसद तभी राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तभी राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है जब राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति दी हो। जब राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति दी हो, जब राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति दी हो 2/3 उपस्थित मतों के मान से, 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 बाय 2/3 प्रेजेंट वोटिंग। पैराग्राफ चेंज करिए, नीचे लिखिए हाउएवर, इंग्लिश में हाउएवर, परंतु the validity shall not be more than 1 year. However, the validity shall not be more than 1 year. परंतु वैधता 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। बाद में रिपीट करना है, बाद में फिर लगाना है। मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल। अधिकतम वैधता कितनी? 1 साल। मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी? 1 साल। क्लियर? आवाज आ रही? क्लियर? यस सर। नीचे आ जाओ। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। आज सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो सारे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज 1 घंटा एक्स्ट्रा खींचूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट करके बता दो फटाफट। हाँ भाई, हाँ सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, फॉरवर्ड कर दो। चलो, अखिल भारतीय सेवा कौन सी सेवा भैया? अब लिखो एक लाइन नीचे। यदि राष्ट्र हित में है तो, इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड पार्लियामेंट वांट्स टू ऐड वन न्यू सर्विस, और संसद को किसी नई सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में जोड़ना है, और संसद को किसी नई सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में जोड़ना है, और संसद को किसी नई सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में जोड़ना है। If it is in the national interest and Parliament wants to add one new service to the already existing All India 3 services, into already existing All India 3 services, then Parliament can do so. तो संसद कर सकता है, तो संसद कर सकता है, संसद कर सकता है यदि इफ राज्यसभा हैज गिवन परमिशन, यदि इफ राज्यसभा हैज गिवन परमिशन, यदि इफ राज्यसभा हैज रैटिफाइड द मोशन सीकिंग टू डू दैट, राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया है 2/3 उपस्थित मतों के मान से, राज्यसभा हैज एक्सेप्टेड द मोशन बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 उपस्थित मतों से, ठीक है, 2/3 उपस्थित मतों से राज्यसभा ने स्वीकृति दी है 2/3 उपस्थित मतों से ऐसे किसी प्रस्ताव को, ऐसे किसी प्रस्ताव को, ऐसे किसी प्रस्ताव को। तो नई सेवा को विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा, अंडरलाइन करिए, तो नई सेवा को विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा। Then that new service shall be included, then that new service shall be included in the already existing services, in the already existing services। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे, घबराओ नहीं। हाँ चलिए, अरे लिखा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज, लिखा ना? अरे हाँ, आवाज आ रही? हाँ, अब नीचे लिखो, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं शामिल हैं, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं शामिल हैं।
As of now, in the All India services, there are 3 services. As of now, in the All India services, there are 3 services. वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं शामिल हैं. In the All India services, there are 3 services. अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं शामिल हैं. पहला कौन सा बेटा? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा. सबसे पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. यही जाना है, यही जाना है, बता रहा हूं बार बार, क्योंकि बच्चे कहते नहीं सर मुझे वर्दी चाहिए, आईपीएस लेना है. देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, तुम कितनी कौन सी भी खूबसूरत सर्विस में हो, लेकिन जब तुम प्रमोशन लोगे तो तुम्हारा जो बॉस होगा वो एक आईएएस होगा. एग्जाम्पल, तुम उत्तर प्रदेश में पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट में आ जाओ, डीजीपी आ जाओ, डीजीपी बन जाओ. उससे बड़ी पोस्ट तो कोई होती नहीं उत्तर प्रदेश में. लेकिन आप देखिए कि डीजीपी साहब को भी मुख्य सचिव के आदेश पर चलना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी की. अरे हाँ, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप आईपीएस बन जाइए, आईबी में चले जाइए, रॉम में चले जाइए, तो आप समझिए सेक्रेटरी जो होता है ना, सेक्रेटरी उसका बात ही अलग होता है. सचिव जो होता है, अरे हाँ, सबसे पावरफुल पोस्ट. तो आईएएस से अच्छा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं. अब मिल रहा है आईपीएस तो ले लेना यार, एक बार आईपीएस बन जाए और उसको बता देंगे. बहुत परेशान किया है मेरे माँ बाप को, और तुमको लगता है कि सही है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ख्याल आना चाहिए कि एक बार अगर वर्दी मिल जाएगी, आईपीएस बनेंगे, तो उसके बाद ऐसा बताएंगे कि पूरा मोहल्ला याद करेगा, है ना. जो ऐसा किया था, तुम कह रहे थे ना कि मैं आईएएस नहीं बन सकता, अब बताता हूं तुमको. तुमने बहुत परेशान किया, तुमने बचपन में हमारी स्कूटी का हवा निकाल दिया. ऐसा तुम ख्याल आता होगा ना कि उसके लिए. और कुछ लोग यहाँ पर तो ऐसे बैठे हैं जो उस टाइप के हैं, ठुकरा के मेरा प्यार वाला, कि नहीं अभी तुमको बताऊंगा. तो मैं बता दूं बेटा, ऐसा है ना कि जैसे आप जिस पोस्ट पर जाते हैं, उतनी गंभीरता आपके अंदर आती है, उतनी ज्यादा गंभीरता आपके अंदर आएगी, उतना ज्यादा आप मजबूत होंगे इंसान. मच्छर से क्या मतलब है लड़ने का, अपना ही दिमाग खराब कर. अंदर से ये आत्मा होनी चाहिए, देश की सेवा करना है जाकर के. अरे भाई, जब आप करोड़ों रुपया लेकर के लोग बैठे हैं, पैसा लेकर के कि आईएएस बना दो, नहीं बनता. क्यों? और जब आप निकलते हैं तो उस लॉबी के अंदर से जो सल्यूट आपका सिपाही करता है, उस सल्यूट की जान है यार, उस सल्यूट के लिए जीता है आदमी. कंधे पर जो सितारा आता है, अशोक चक्र जो होता है, आपके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भले ही ना हो, कलम की ताकत होगी आपके पास, कलम से आप बताएंगे. इस सर्विस के लिए जियो यार तुम लोग, है ना. बेसिक से शुरुआत है बेटा, अभी घबराओ नहीं, अंदर से बहुत मजबूती आएगी. और आपको मालूम पड़ेगा कि ये सिस्टम के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिस्टम के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ. छोटा सा अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि डीएम बनेंगे, हम लोग यही सोचते हैं ना डीएम सबसे पावरफुल होता है. नहीं, अभी तो डीएम तो एक पहली सीढ़ी है, उसके बाद आप जानिए क्या बनते हैं. प्रमोशन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर आप जाइए ऊपर और सेक्रेटरी पे जाइए, बड़े लेवल की पोस्ट पे जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना पावर है. पूरा जिला संभालना है उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट संभाल करके तो एक छोटा सा क्या मतलब है. जब आप जिला संभालेंगे, पूरा जिले के बाद आप पूरा प्रदेश संभालेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कितना पावर है बेटा. तो अखिल भारतीय सेवा में पहली सेवा कौन सी? 1 नंबर की सेवा है, इसी में जाना है भैया, भारतीय प्रशासनिक सेवा. दूसरी सेवा भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है. तीसरी सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय. सुमन शर्मा कह रही है एक साल वाला फिर से समझा दीजिए. सुमन बेटा, आर्टिकल 249 में यही लिखा हुआ है ना कि ये जो कानून बनेगा, इसकी अधिकतम वैधता कितनी होगी? बोलो, 1 साल. अरे हाँ, ये टाइमलाइन दे दिया गया है कि संसद का जो कानून बनाया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल. बस यही बात है और कुछ भी नहीं बेटा. ओके, अच्छा, अब नीचे आ जाओ. हेडिंग लिखो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष. बिल क्या करेंगे? बिल क्या होगा ये पूछ रहे.
अशांति कैसी, आंतरिक अशांति? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 से। राज्यसभा 30 दिन के अंदर उसको रेटिफाई कर देगी। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और लोकसभा स्थिति में नहीं उपस्थित है तब ऐसा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अभी वैसे हम अपने से अभी अज्यूम मत करो कुछ चीजें, क्योंकि जब हम इमरजेंसी पर आएंगे ना तो अनुच्छेद 352 बड़े डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी। हम बताएंगे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जाता है। और आंतरिक अशांति शब्द पहले था, बाद में सशस्त्र विद्रोह हो गया 44वें संशोधन से, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उसका मिसयूज किया था। अरे हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग लिखो, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। अब लोगों देखो बेटा, एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, एक ही तरीके से समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। आप किसी स्कूल में गए, जब आप स्कूल में जाते हैं, अरे कहां जाते हैं? स्कूल में। जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जैसे जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते। तो कोई ऐसा अगर कोई टीचर आता है तो कहता है, हाँ अभिषेक प्रसाद खड़े जाओ, कितनी बार फेल हुए हो? तो बोलता है सर तीसरी बार। तो जरा अपना अनुभव साझा करो आगे बच्चों से कि क्यों फेल हो रहे हो तुम। तो बताता है कि हम खेलते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम कभी बातों में सीरियस नहीं लिए। तो टीचर पूछता है अब तो सीरियस हो गए? बोलता है कसम से सर आप एकदम सीरियस हो गए। अरे हाँ, लेकिन वो फिर फेल हो जाता है। लेकिन कहने की मतलब ये की बात ये है कि सबसे अनुभवी आदमी तो वही है ना उस क्लास का। अरे हाँ, अच्छा अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसी को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? फेल होने वाला आदमी नहीं, बहुत बार जीतने वाला आदमी। जब नई नवेली लोकसभा आई है, जुम्मा कुछ ही दिन हुआ, तुमको पता चला कि तुम्हारा लोकसभा में तुम जीत गए हो और जनता ने तुमको जिता दिया है। वो व्यक्ति भी बैठा है वहां पर जो लगातार 6-7 बार से चुन करके आ रहा है। अरे हाँ, तो प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो सदन का एक ऐसा मर्यादित सदस्य होता है जो सबसे वरिष्ठ होता है। वरिष्ठता अनुभव के आधार पर, आयु के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कितनी बार चुने गए हो। एग्जांपल, गोंडा के एक मेंबर ऑफ, अब तो केसरगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मान लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत बार चुन करके आ रहे हैं, लगातार चुन करके आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक नया वेला सांसद है, मान लीजिए बेंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्या। तो ईमानदारी से बताओ अनुभव किसको ज्यादा होगा? जो नए पुराने वाले सांसद है उनको, ब्रिजभूषण साहब को ज्यादा होगा अनुभव। अरे बोल होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में प्यारे बच्चे याद रखना, सदन का जो सबसे वरिष्ठतम होता है अनुभव के आधार पर, उसको सदन के नए नवेले सदस्यों के ऊपर शपथ दिलाने का कार्य सौंपा जाता है। जैसे ही नई नवेली लोकसभा आई तो जो सदन का सबसे वरिष्ठतम नागरिक होता है, सबसे वरिष्ठतम नागरिक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, उसको शपथ दिलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जब तक कि स्पीकर का चुनाव ना हो। जब तक कि स्पीकर का चुनाव ना हो। तो मेरे पीछे ईमानदारी से बताओ, क्या इसके पास जैसे स्पीकर की शक्ति होगी उस समय के लिए इसके पास वही शक्तियां होंगी? आंसर है हाँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रोटेम स्पीकर एक जीएस का क्वेश्चन बन जाते हैं। अरे किसका क्वेश्चन? मतलब प्रोटेम स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को अपना पद क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। यानी कि व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे वरिष्ठतम नागरिक होते हैं जो सदन के नए नवेले सांसदों को शपथ दिलाते हैं। जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर अपना पद को छोड़ देना पड़ता है। क्या यह संविधान के किसी प्रावधान में दिया है? नहीं, संविधान के प्रावधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या प्रोटेम स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, केवल सम्मान से उनको रखा जाता है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर, और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं वीरेंद्र कुमार।
16वीं लोकसभा के कमलनाथ थे, 15वीं लोकसभा के माणिकराव गावित थे। अरे बोलो हाँ, कितने लोगों को याद रहेगा? हाँ तो मेरे पीछे बताओ, क्या प्रोटेम स्पीकर का कभी बाद में यूज आएगा? अरे कभी बाद में यूज आएगा? कभी यूज नहीं आएगा। जब नई नवेली लोकसभा आती है तो केवल शपथ दिलाने का काम कौन करता है? आवाज आने कौन? क्या प्रोटेम स्पीकर आयु के आधार पर चुना जाता है कि किसके आधार पर? शाबाश, पहला पॉइंट लिखिए, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बेटा बारी बारी से छोटे छोटे शब्द पकड़ के चल रहे हैं, घबराना नहीं, एकदम आराम से। हाँ, प्रोटेम स्पीकर कैन बी स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा, यस ही कैन बी। जीवी मावलंकर बिकेम द स्पीकर बेटा, पहली बार जीवी मावलंकर। प्रोटेम स्पीकर कैन बिकम स्पीकर इफ इलेक्टेड। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल हो सकता है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। देखो यार 45-40 लोग देख रहे हो, जल्दी से कमेंट मार दो भैया, लाइक कर दो फटाफट सारे बच्चे। भैया देखो लाइक नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, लाइक करते रहा करो, है ना? लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो सारे बच्चों के। पता चलना चाहिए, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई आप लोग क्लास देख रहे हो, है ना? हम लोग सारे टीचर आप लोग के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, सारे एक से एक टीचर आ रहे हैं, दिल्ली विल्ली से सब लोग को बुलाया जा रहा है। सिलेक्शन नहीं दोगे तो भैया हमको कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री जी को निराशा ही होगी केवल, और कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है भाई। अरे हाँ, नीचे प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। जब नई नवेली लोकसभा आती है, when the new Lok Sabha is constituted, when new Lok Sabha is constituted, when new Lok Sabha is constituted, Protem Speaker is chosen among the members of Parliament on the basis of seniority, on the basis of seniority, on the basis of seniority, not in terms of age, but in terms of experience. On the basis of seniority, not in terms of age, but on the basis of, but on the basis of, on the basis of experience. प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सदन के सबसे वरिष्ठतम नागरिक होते हैं, लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम नागरिक होते हैं, जो सदन के सबसे वरिष्ठतम नागरिक होते हैं। अच्छा क्या लिखा स्टार्टिंग में? जब नई नवेली लोकसभा आती है तो प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है जो सदन के सबसे वरिष्ठतम नागरिक होते हैं। आयु के आधार पर नहीं, वरिष्ठता क्रम के अनुसार, आयु के आधार पर नहीं परंतु वरिष्ठता क्रम के अनुसार, परंतु वरिष्ठता क्रम के अनुसार, but not on the basis of age, but on the basis of experience, but on the basis of experience. कल मैं जितना पढ़ा दिया ना उसके क्वेश्चन कराऊंगा, जब भी मैं आऊंगा ना जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन कराऊंगा, 20-30 जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे, बहुत मजा आने वाला है उसके बाद, ताकि पता तो चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आयु के आधार पर नहीं परंतु वरिष्ठता क्रम के अनुसार। अरे हाँ, इनका कार्य यह होता है, he administers the oath to the newly incumbent member of parliament, Lok Sabha. He administers the oath to the newly incumbent member of parliament, Lok Sabha. ये लोकसभा के नए निर्वाचित सांसदों की शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, ये लोकसभा के नए निर्वाचित सांसदों का शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, लोकसभा के नए निर्वाचित सांसदों का शपथ दिलाने का काम करते हैं। अरे हाँ, अब एक क्वेश्चन आया है कि प्रोटेम स्पीकर को आम सहमति से इसको सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अरे कौन अपॉइंट करता है? शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। अरे बोलो हाँ, आगे इलेक्शन देखा होगा 2019 का, तो वीरेंद्र कुमार जी को शपथ दिलाई गई थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। अरे हाँ, इसके पहले कौन थे? कमलनाथ, कमलनाथ मुख्यमंत्री भी रहे। अरे बोलो हाँ, उसके पहले माणिकराव गावित और सबसे पहले जीवी मावलंकर। अरे हाँ, तो पहले ही एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द न्यूली इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिख लिया यहां तक। नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। नीचे आइए, जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव होता है,
जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव होता है, as soon as the speaker is as soon as the speaker is elected, pro tem speaker ceases to hold his office. pro tem speaker ceases to hold his office. अस्थायी अध्यक्ष अपना पद छोड़ देता है. pro tem speaker hold his office. अस्थायी अपना पद छोड़ देता है. pro tem speaker ceases to hold his office. अरे हाँ, हाँ, pro tem speaker ceases to hold his office. अरे बोलो याद रहेगा? अरे बोलो याद रहेगा? अब नीचे आ जाओ. यह एक प्रकार से अध्यक्ष के भांति कुछ समय के लिए कार्य करता है. He administers the oath and works as a speaker for a time. He administers the oath and works as a speaker for some time. Works as a speaker for some time. For some time. Unless the new speaker is elected. जब तक कि स्पीकर का चुनाव नहीं आता है ना, अध्यक्ष की तरह काम करता है जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं आता. अंडरलाइन कर दो. अच्छा, इसके बाद इसका कभी यूज नहीं आएगा प्रोटेम स्पीकर का. संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है. The Constitution does not talk about pro-tem speaker. संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है. The Constitution does not talk about pro-tem speaker. संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया. पहला पॉइंट क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि पहले pro-tem स्पीकर कौन थे? आंसर लिख दो. जीवी महावलंकर. जीवी महावलंकर. 17वीं लोकसभा के pro-tem स्पीकर वीरेंद्र कुमार. आपको पता है, लिख लीजिए फटाफट. 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार. पहली लोकसभा के. कभी कभी तुमसे पेपर में पूछ सकता है 16वीं लोकसभा के, क्योंकि ये न्यूज में रहे मध्य प्रदेश के बाद. तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ. इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी रहे. 16वीं लोकसभा के. 15वीं लोकसभा के माणिकराव गावित थे. 15वीं लोकसभा में माणिकराव गावित. 15वीं लोकसभा के माणिकराव गावित. माणिकराव गावित. गावित GAVITH. माणिकराव गावित. ठीक है, आ जाओ बेटा, थोड़ा आ जाओ. और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाओ. रुको. हाँ, इसमें वोटिंग स्पीकर की इलेक्शन है. बिल्कुल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते तो बाहर पार्टिसिपेट करेंगे. और बताओ. माणिकराव गावित 15 वाला. माणिकराव गावित. हाँ, किसी भी पार्टी के हो सकते. कमलनाथ कांग्रेस के थे ना. अरे कौन सी पार्टी के थे? अब रुको, इधर देखो सारे बच्चे इधर. अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि हमारे पास, हमने पार्लियामेंट के अंदर दो से तीन चीजें आप लोगों को पढ़ाई. पहला पॉइंट आपको बेटा बताया, ध्यान से सुनना. सबसे पहला अंग है जिसको क्या कहते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही. दूसरा अंग राज्यसभा. और तीसरा अंग प्रेसिडेंट. अरे हाँ, अब ईमानदारी से एकदम सच बात बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा. जब मैंने तुमसे कहा संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति. अब अचानक से संसद कभी भी आ जाएगी? नहीं. सबसे बेसिक चीज संसद की उपस्थिति और संसद के बारे में, सत्र कैसे कैसे चलते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है. तो सबसे पहले हेडिंग है अनुच्छेद 85 संसद के सत्र. सबसे पहला. फिर हम चलेंगे बिल के ऊपर, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे. पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए मेरे भाइयों, पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए. आ जाओ. मैं बता रहा हूं, अभी ABCD से करके चल रहे हो. एक एक कॉन्सेप्ट हथेली पर लेकर के चलना. एक एक कॉन्सेप्ट के तार देखो कैसे कनेक्टेड है. आज तुमको दिखाऊंगा. आज मैं बताऊंगा कि ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीने से 6 हफ्ता क्यों होती है, क्योंकि इसी से तुमको निकलेगा सारी चीजें. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर यहां पर होता क्या है कि गड़बड़ बता देते हैं, गलत बता देते हैं. कारण उसका क्या है कि यहां पर 6 महीना 6 हफ्ता बताते हैं ऑर्डिनेंस के समय. अब देखो यहां पर दोनों का रिश्ता कैसा है, क्योंकि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से कनेक्टेड है. सबसे पहली बात अनुच्छेद 85. अब ये किस चिड़िया का नाम है बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, घबराना बिल्कुल नहीं.
सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहा जाता है संसद के सत्र। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र। तो उसके अंदर सबसे पहली बात लिखी गई है, किसी भी सत्र के बैठक के बीच में, किसी भी सत्र के बैठक के बीच में 6 महीने का अवकाश नहीं होना चाहिए। रुको रुको रुको, पिछले साल 2020 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, संसद में सत्र कितने दिन के लिए आता है, उसके लिए क्या कोई मिनिमम डेज है? उसके लिए कोई मिनिमम डेज नहीं है। लेकिन क्या है यहां पर, जरा देखो ध्यान से, संसद के बैठक के बीच में कितने महीने का अवकाश? यानी कि एक बार संसद को 6 महीने के अंदर मिलना जरूरी है, सत्रों को आना जरूरी है। पहला पॉइंट, अरे पहला पॉइंट, अरे बोलो हाँ। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति 85 प्रावधान 2, राष्ट्रपति समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम डू 2 थिंग्स। पहला, प्रोरोगेशन, हिंदी में इसको कहते हैं सत्रावसान। अरे कौन सा अवसान? और दूसरा इसको कहते हैं डिसोल्यूशन, यानी भंग। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भंग क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों में होगी? आवाज नहीं आ रही। केवल लोकसभा की केवल राज्यसभा? भंग केवल क्या उनसी होगी? क्या सत्रावसान दोनों होगा? आंसर है हाँ। अब सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब है छुट्टी। सिंपल। आमतौर पर हमारे भारत के अंदर जो परंपरा बनाई गई है, उसमें भारत के अंदर मुख्य तौर पर 3 सत्र चलाए जाते हैं। अरे कितने सत्र? सबसे पहला सत्र है जिसको प्यार से कहते हैं बजट सत्र। अरे हाँ, हालांकि ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है बजट वर्ड का। बजट की जगह अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। लेकिन बजट सत्र प्रथाओं के आधार पर चलाते हैं और ये फरवरी से मई तक चलता है बजट सत्र। ये बजट सत्र, इसके बाद तुम्हारा आता है मॉनसून सत्र। अरे बोलो कौन सा भैया? मॉनसून सेशन। और तीसरा सेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं विंटर, यानी कि शीतकालीन सत्र। सबसे लंबा सत्र जो चलता है वो कौन सा है भैया? सबसे छोटा कौन सा? मॉनसून सत्र जो चलता है तुम्हारा जुलाई से अगस्त तक चलता है, और विंटर कभी कभी नवंबर से दिसंबर तक चलता है, डिपेंड करता है कितने दिन आगे पीछे हम कर रहे हैं। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सत्रावसान? सत्रावसान का मतलब एक सत्र की समाप्ति है और दूसरे सत्र में क्या है बेटा? प्रवेश। एक सत्र खत्म हो गया है, राष्ट्रपति घोषणा कर देगा सत्रावसान सत्रावसान सत्रावसान। एक सत्र की समाप्ति है और दूसरे सत्र में प्रवेश है, इसको प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? सत्रावसान। अरे बोलो हाँ। भंग का मतलब क्या होता है? भंग का मतलब होता है द वेरी लाइफ ऑफ लोकसभा हैज बीन फिनिश्ड। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब नई नवेली लोकसभा नए चुनाव के बाद आएगी। हो सकता है नई सरकार भी आए, हो सकता है वही सरकार दोबारा चुन करके आए। तो क्या राज्यसभा भंग होता है? आवाज नहीं आ रही? अरे हाँ, क्या राज्यसभा भंग होता है? नहीं होता। बहुत बेसिक सी बात है, अभी हम बता रहे हैं, बेसिक से क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा है सत्रावसान का मतलब एक सत्र की समाप्ति है और दूसरे सत्र में क्या है बेटा? भंग का मतलब होता है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नई लोकसभा नए चुनाव के बाद। क्लियर? अरे क्लियर? पावर किसको कौन करता है? आवाज है कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हमारे भारत के संविधान में क्या ये 3 सत्रों का अभिलेख कहीं दिखता है? नहीं दिखता है। इसके अलावा भी हम एक आपातकाल में, अगर आपातकाल की मंजूरी करनी है, डिसअप्रूव करना है, तो लोकसभा के 1/10 लोग चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और एक विशेष सत्र हम बुला सकते हैं इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने के लिए। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाता है, ठीक है? लेकिन वो अभी हमारा हिसाब किताब नहीं है।
तो इसको समझाने का तात्पर्य क्या था बेटा, एक सत्र को समाप्ति है और दूसरे सत्र में क्या है, प्रवेश है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर सत्र क्या बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज मेरी 1.5 घंटे की क्लास थी। अरे कितने घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास थी। 1 बजे हम आए, हम खींच रहे हैं उसको 2 घंटे। क्या ये कहीं डिफाइन किया गया है कितनी देर के लिए खींचना बढ़ाना है? लेकिन बैठक के लिए डिफाइन किया गया। आज तुम अभ्युदय की क्लास में 150 बच्चे बैठे हो, कल तुम कहोगे कि सर हम 6 महीने बाद आए तो हमको क्या टैबलेट मिलेगा? तो मिलेगा क्या? नहीं ना। अरे बोलो हाँ, क्योंकि यही तो बात बोल रहा है। किसी भी सत्र के बैठक के बीच में देखो तो टैबलेट के नाम पे मुस्कुराहट आया है ना। ये बताओ, एक बात बताओ, टैबलेट तो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन मैं आज तुमको एक बात बताता हूं, लिख के ले लो हमसे इस बात कि अगर एग्जाम निकल जाएगा ना, तो पक्की बात बता रहा हूं, तुमको टैबलेट मिले ना मिले कोई मतलब नहीं। अरे बोलो हाँ भैया, वो कंधे की सितारे की चमक क्या टैबलेट लेगा यार? अरे है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है, उससे तुम अखबार पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। लेकिन केवल टैबलेट के लिए बैठ रहे हो क्या? अरे हाँ, तो फिर एक काम करना इसी बात पर, जल्दी से बता दो, राज्यसभा परमानेंट हाउस है कि लोकसभा? आवाज कौन सा परमानेंट हाउस है? दिल जीत लिया। तो राज्यसभा सत्रवसान होती है क्या? बस भावना में बह गए और आंसर कर दिया, है ना। तुम लोग, यही तो होता है, समझ में आ रहा है? जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो मान लो कि एग्जाम देने जब तुम गए, एग्जाम देने गए वहां पर, और वहां पर तुम्हारा पर्स चोरी हो गया। अब पर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम? लेकिन ध्यान तुम्हारा वही लगा रहेगा, है ना, क्योंकि तुम निकलते भी घर से हो लेट। एग्जामिनेशन में ये सब नहीं होता। एग्जामिनेशन में नर्व को कंट्रोल करना आना चाहिए, नर्व को। जिस दिन तुमने नर्व को कंट्रोल करना सीख लिया बेटा, मैं आपको गारंटी कह सकता हूं एग्जामिनेशन तो एकदम आसानी से निकल जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, किसी भी सत्र के बैठक के बीच में 6 महीने का अवकाश नहीं होना चाहिए। सेशन मस्ट नॉट बी हैविंग अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र अनुच्छेद 85 प्रावधान 1, संसद के सत्र अनुच्छेद 85 प्रावधान 1, किसी भी सत्र के बैठक के बीच में, किसी भी सत्र के बैठक के बीच में, थैंक यू, a session must not be having a gap of 6 months. किसी भी सत्र के बैठक के बीच में 6 महीने का अवकाश नहीं होना चाहिए। A session must not be having a gap of 6 months. किसी भी सत्र के बैठक के बीच में 6 महीने का अवकाश होना चाहिए। A session must not be having a gap of 6 months. पहला must not be having a gap of 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है? पीछे लिखिए। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति समय समय पर, प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम, प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम, राष्ट्रपति समय समय पर 2 चीजें कर सकता है, कैन डू 2 थिंग्स। सबसे पहला सत्रवसान। अभी देखो इसके अंदर नोटिस लैप्स करेगा, बिल लैप्स करेगा कि नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 107 में मालूम पड़ेगा। अरे हाँ, क्योंकि वो 107 में जब हम इंट्रोडक्शन को बिल पढ़ाएंगे तो पहली वाचन प्रक्रिया, द्वितीय वाचन प्रक्रिया, तृतीय वाचन प्रक्रिया, इन तीनों वाचन के बाद ये सारी चीजें फिर से आएंगी। अरे हाँ, तो घबराना नहीं, एकदम बेसिक चल रहा है भैया, उंगली पकड़ के चलोगे, रास्ता निकालेगा। पॉलिटी का एक क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करे, तुमसे वादा करता हूं मैं, तुमसे एक क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। पहला पॉइंट, अरे हाँ, राष्ट्रपति समय समय पर 2 चीजें कर सकता है, प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम डू 2 थिंग्स। पहला प्रोरोगेशन, सत्रवसान प्रोरोगेशन। दूसरा डिसोल्यूशन, दूसरा डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन। कोई बात नहीं, जिसको जिसको पैसे की दिक्कत है, मैं आपसे बता दे रहा हूं बेटा, ऑनलाइन क्लास कर लो, जरूरी नहीं कि आप आओ, कोई बात नहीं, ऑनलाइन करो बेटा, है ना। एक समय आएगा कि पैसे की दिक्कत नहीं होगी कभी। एग्जाम निकालो बेटा। आज की डेट में ना, ये मानता हूं कि पैसा बहुत जरूरी है एग्जाम संसाधन के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वीडियो लेना, इंटरनेट क्वालिटी, लेकिन बेटा यहां पर मैं तुम पूरी प्रयास कर रहा हूं तुम सबके लिए। जैसे जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूं वही दे रहा हूं ऑनलाइन बच्चों को, ठीक है। घबराना नहीं, बस एग्जाम निकालो। टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, नीचे ले लो। पहला पॉइंट, सत्रवसान, सब इसको एक्सप्लेन करिए। इसका तात्पर्य है कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र में प्रवेश, the end of a particular session and arrival of new session. Prorogation means the end of a particular session and arrival of new session. The end of a particular session and arrival of new session. End of a particular session and arrival of new session. एक सत्र की समाप्ति है और दूसरे सत्र में प्रवेश है। एक सत्र की समाप्ति है और दूसरे सत्र में प्रवेश है। ठीक है, अरे हाँ, अरे बोलो, एक सत्र की समाप्ति दूसरे सत्र में प्रवेश, देखा, the end of a particular session, arrival of new session. Whereas dissolution means, dissolution का मतलब भांग का मतलब है, भांग का तात्पर्य है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए चुनाव के बाद नई लोकसभा है। The life of Lok Sabha has been finished. The life of Lok Sabha has been finished, and the new Lok Sabha shall be constituted after new general election. New Lok Sabha shall be constituted. सब हमारा पोर्टल, सुमन शर्मा, हम लोग का पोर्टल बन रहा है बेटा। उस पोर्टल में ऑनलाइन विद्यार्थियों का पासपोर्ट दिया जाएगा, उस पोर्टल पे सब कुछ अपलोड करेंगे, घबराओ नहीं। अभी धीरे धीरे इंसेप्शन हो रहा है ना, धीरे धीरे। मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत सारे लोगों को प्रदेश में पेट में दर्द होगा जिस तरीके से योजना लगेगी आगे चलकर। हाँ, shall be constituted after new general election, ठीक है। न्यू लोकसभा shall be constituted after new general election. नए चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। अरे बोलो हाँ, पहला पॉइंट, न्यू लोकसभा shall be constituted after new general election, ठीक है। हाँ, अब नीचे लिखो। प्रोरोगेशन, सत्रावसान, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्रावसान करता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्रावसान करता है, कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों का संविधान सत्रावसान कर सकता है। लेकिन भंग केवल लोकसभा को होती है, भंग केवल लोकसभा होती है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भंग केवल लोकसभा होती है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, तुमको पता होगा। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक चली थी, कौन सी लोकसभा थी बेटा? 17वीं लोकसभा कब से? 2019 से लेकर के 2000। अरे हाँ, क्या लोकसभा उसके पहले भी भंग हो सकती है? अगर सरकार बहुमत में ना हो और सरकार गिर जाए। इसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। पहला पॉइंट लिखो। अरे हाँ, अरे लिखा, कहां से लिखा? हाँ, भंग केवल लोकसभा होती है। आमतौर पर, नीचे आइए, कॉमनली the sessions of the parliament have not been defined in the constitution. सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान के अंदर। The sessions of the parliament has not been defined in the constitution. आमतौर पर सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान में। आमतौर पर सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान में। सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान में। आमतौर पर सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान में। आमतौर पर सत्रों के बारे में चर्चा नहीं करी गई है संविधान में।
परंतु प्रथाओं के आधार पर, बट एज पर द प्रेसिडेंस, परंतु प्रथाओं के आधार पर, बट एज पर द प्रेसिडेंस, परंतु प्रथाओं के आधार पर, बट एज पर द प्रेसिडेंस, वी कंडक्ट 3 सेशंस, 3 सत्र चलाए जाते हैं, बट वी कंडक्ट 3 सेशन, 3 सत्र चलाए जाते हैं, बजट, मानसून और विंटर। बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला बजट सत्र कहां से कहां तक? फरवरी से मई तक। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक। विंटर सत्र, विंटर सत्र नवंबर से दिसंबर। अच्छा, राष्ट्रपति एक और सत्र का आह्वान कर सकता है 14 दिन के अंदर अंदर। राष्ट्रपति विशेष सत्र का भी आह्वान कर सकता है 14 दिन के अंदर अंदर। प्रेसिडेंट में कॉल अ स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज। प्रेसिडेंट में कॉल अ स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज। राष्ट्रपति एक विशेष सत्र का भी आह्वान कर सकता है 14 दिन के अंदर अंदर। विशेष सत्र का भी आह्वान कर सकता है 14 दिन के भीतर भीतर, विद इन 14 डेज, और इट इज अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, or disapproval of emergency may call special session within 14 days। 14 दिन के अंदर भीतर भीतर विशेष सत्र का भी आह्वान कर सकता है, विशेष सत्र का भी आह्वान कर सकता है। स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज। अरे विद इन कितने डेज? 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज, 14 दिन के भीतर भीतर। फॉर डिसअप्रूवल ऑफ इमरजेंसी इफ 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा गिव्स इन राइटिंग। यदि 1/10 सदस्य लोकसभा के चिट्ठी लिख करके प्रेरित करते हो राष्ट्रपति को, 1/10 लोग चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति को प्रेषित करते हो, 1/10 लोग लोकसभा के चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति को प्रेषित करते हो। If 1/10 gives in writing to the president for calling special session, 1/10 gives in writing to the president for calling of special session, विशेष सत्र बुलाने के लिए। मिटा दो मैं? अरे बोलो मिटा दो? आवाज नहीं आ रही, मिटा दो? चलो अब ये पॉइंट याद रखोगे? अरे बोलो याद रखोगे? अब देखो, पार्लियामेंट के थोड़ा सा बाहर में एक ऑर्डिनेंस नाम की चीज होती है, अध्यादेश। अब इसको इसके बाद क्यों पढ़ाया जाता है दिल्ली विल्ली में हर जगह? वो अलग राष्ट्रपति की शक्ति होती है, लेकिन कानून बनना सीख गए ना, क्योंकि इसका यूज तुमको अभी आएगा। देखो कैसे आता है। हेडिंग लिखो, साइड में हेडिंग लिख लो, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर में नहीं है। पार्लियामेंट 79 से 122 तक है। अभी मैं तुमको 123 के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है बेटा। उसको हम बाद में नहीं पढ़ते, ना ही हम पढ़ाते उसको बाद में, कोई नहीं पढ़ाता उसको बाद में, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है। देखो बेटा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया हुआ है। अरे किसका अध्यादेश? यानी कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस। अब रोको जरा ध्यान से। अब आर्टिकल 85 के बाद इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक जरा समझना। सुनो ध्यान से। मैंने तुमसे कहा कि बेटा, जब भी कोई कानून बनाना है तो अपन लोगों को लोकसभा राज्यसभा से एक बिल पास करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। और फिर कहां जाएगा वो बिल? अरे कहां जाएगा? अरे हाँ, अरे हाँ, यही है ना। और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी सी बात है। मान लो लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है या अन्यथा, लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है या और कानून बनाने की आवश्यकताएं आन पड़ी है, तब क्या करोगे? प्रेसिडेंट डायरेक्ट साइन कर देंगे। हाँ भाई, एग्जाम्पल देखिए। आप लोग घर में खाना मंगाते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो जोमेटो वाला है, स्विगी वाला है, उससे खाना मंगाते हैं, है ना।
खाना मंगाते, खाना लेट हो जाता है तो उसको पैसा नहीं देते। अरे है ना, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग सारे बच्चे। हाँ, हम लोग वैसे खाना नहीं मंगाते, हम लोग का तो जहां पे रहते खाना वाना आ जाता है। लेकिन जोमेटो और स्विगी का एग्जांपल लेकर के ऑर्डिनेंस समझा जाएगा। मान लो कि जोमेटो वाला इधर से चला खाना डिलीवर करने के लिए, है ना, या पिज्जा वाला इधर से चला खाना डिलीवर करने के लिए। यहां रास्ते में वो गड्ढा देख लिया तो जोमेटो वाले ने कहा यार इधर से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, क्यों ना हम ये वाला सहारा ले ले डायरेक्ट। तो ये जो सहारा लिया उसने, क्या इसका मतलब ये रास्ता पूरा नहीं करेगा? वो करेगा ही करेगा। अरे बोलो, अरे हाँ, यही है तुम्हारा ऑर्डिनेंस। कहने का मतलब भैया अगर कोई गड़बड़ है लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है या अन्यथा, और देश के अंदर अगर कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है तो राष्ट्रपति एक सीधे अध्यादेश जारी करेगा जिसकी वैधता वैसी ही होगी जैसे कि संसद के बनाए हुए किसी अधिनियम से होती है। संसद के बनाए हुए किससे? अरे भैया जब दोनों सत्र चल रहे होंगे, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, तो क्या अध्यादेश जारी किया जाएगा? नहीं जारी। जब दोनों में से कोई एक सत्र या अन्यथा दोनों नहीं चल रहे होंगे तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी। कितने लोगों को समझ में आया ईमानदारी से? हाँ, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके क्या बना सकता है? जिसकी वैधता वैसी ही होगी जैसे कि संसद के बनाए हुए किसी अधिनियम की, एक्ट की होती है। शॉर्टकट रास्ता। अरे भाई तुम चल नहीं रहे थे तो राष्ट्रपति ने सीधे जारी कर दिया। क्या गुनाह किया भाई? अरे कोई गुनाह किया क्या? कोई गुनाह नहीं किया, हमने जारी कर दिया। लेकिन भैया अप्रूवल भी तो लोगे बाद में। अब जैसे कि हमने छोटे भाई को अपने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर तुम 12th क्लास में 95% लाओगे तो जो सबसे लेटेस्ट फोन होगा, आईफोन 12, आईफोन 11, जो भी 13, 14, 15 जो भी आता है, सबसे लेटेस्ट वाला फोन दिलाएंगे। कितना परसेंट? 95%। अब लेकिन ये हमारे जो छोटे भाई थे गणेश प्रसाद, एकदम गोबर गणेश थे, अब इनका 55% आया। अरे कितना परसेंट आया? तो 55% आया तो क्या हम इसको फोन दिलाएंगे? भैया के पास आया फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनवा के और आया और हमको दिखा रहा है। हम लोग कानून के जानकार, हमने कहा ये क्या है? तो क्या कि भैया ये 95%। तो हमने 2 लाख मारी उसको। पापा मम्मी ने भी मारी उसको 2 लाख। भागो यहां से। अब वो गुस्सा गया, चला गया मंदिर में रोने लग गया। अब हम लोग ये कह करके चले गए। अब वो मंदिर में रो रहा था, ना तो पापा थे ना तो मम्मी थे, ना तो लोकसभा था ना तो राज्यसभा था, कोई था ही नहीं। मंदिर में रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। दादी आई, दादी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले भैया पापा मम्मी ने कहा था कि अगर तुम पास हो गए तो हमको फोन दिलाओगे। तो हमने कहा चलो ले लो फोन। दादी ने कहा ले लो बेटा। दादी ने अपने पास से पैसा दिया और फोन लेकर के आ गया। लेकिन दादी ने एक बात कही थी, पापा मम्मी के न रहने पर दादी सीधे कानून बना रही है, दादी सीधे पैसा दे रही है बेटा, लेकिन जब पापा मम्मी आएंगे तो उनको अप्रूवल भी तो कराओगे, कराओगे कि नहीं कराओगे? तो दादी ने टाइम दिया कि जब पापा मम्मी आएंगे उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर, कितने सप्ताह के? आवाज है, कितने सप्ताह के? 6 सप्ताह के भीतर भीतर। कितने सप्ताह के? 6 सप्ताह के भीतर भीतर दोनों सदनों से अप्रूव कराना पड़ेगा। यहां पर कमेंट बॉक्स में कोई भाई साहब लिख रहे हैं, कौन है? इंजीनियर सतीश त्रिपाठी, स्पेशल मेजोरिटी। नो 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 नो, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। जिस बिल के लिए कानून बना है उस मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड होती है उस मेजोरिटी की बात कर रहा है बेटा, गलत नहीं पढ़ना। यानी कि जब पापा मम्मी आएंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा आएगा तो कितने हफ्ते के भीतर? अब आराम से वो वीडियो कॉल कर रहा था, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, खूब बातचीत कर रहा था भाई, आराम से जीवन जी रहा था, कोई टेंशन नहीं। 6 हफ्ता बीत गया, पापा मम्मी आए नहीं। 7 हफ्ता बीत गया, पापा मम्मी नहीं आए। 3 महीना हो गया, पापा मम्मी नहीं आए। 4 महीना हो गया, पापा मम्मी नहीं आए। दादी के पास मुस्कुराते हुए कहता क्या है जा करके, ये दादी पापा मम्मी अगर अइबे ना करे तो क्या ये कानून हमेशा हमारे लिए है? तो दादी मुस्कुराते हुए कहेंगी, ए मुन्ना जरा आर्टिकल 85 याद कर। क्या लिखा है? सारी बकवास भूल जाओ, बताओ इसके साथ इसका रिश्ता है कि नहीं? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कितने
कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 6 महीने में तो आएंगे ना। अब ये सारी बकवास भूल जाओ मेरे बच्चे, असली बात पर आ जाओ। मेरे पीछे एक सेंटेंस दोहराओ, लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है या अन्यथा। क्या बोला? कानून बनाने की आवश्यकताएं आन पड़ी हैं, तो राष्ट्रपति सीधे अध्यादेश जारी करके एक कानून बना सकता है। क्या इसकी वैलिडिटी वैसी ही होगी जैसे कि संसद के बनाए हुए किसी एक्ट की होती है? आवाज ऐसी होती है? हाँ जी हाँ, वैसे ही होती है। सदन के लौटने पर कितने हफ्ते के भीतर भीतर? तो कोई पूछेगा कि गणेश प्रसाद अधिकतम अपने फोन का इस्तेमाल कितने दिन तक के लिए कर सकते हैं? याद रखना, 6 महीने के बाद 6 हफ्ता और। कितने लोग समझ पा रहे हैं जरा मुझे बताओ ईमानदारी से। ऑर्डिनेंस की अधिकतम वैधता यही तो है, 6 महीना 6 हफ्ता। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सबको आ रहा है? मार्केट में टीचर से जब पूछा जाता है कि भाई ये 6 महीना 6 हफ्ता कहां से आया, तो कहता है किताब में लिखा है। कहां लिखा है भाई? लेकिन ये कॉन्सेप्ट का तार पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो हर एग्जाम। अरे हाँ या ना? याद रखना भैया इस बात, पक्का? पहला पॉइंट लिख भाई ईमानदारी से, पहला पॉइंट लिखो भाई। भाई यार तुम लोग यार सारे बच्चे गरीब छात्रों को लिंक फॉरवर्ड करो। मेरी बात मान लो, जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद से पेपर में नहीं आएगा। मैं दावा कर रहा हूं, ओपन दावा कर रहा हूं। गरीब छात्रों को लिंक फॉरवर्ड करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, सबको लिंक फॉरवर्ड करो। तुम सारे ऑनलाइन विद्यार्थी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अच्छा, संसद बेटा कहां से कहां तक दिया है पहले बताओ। लेकिन तुम्हारे टीचर जो है शेखर सर, वो 122 के बाहर क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि रिश्ता क्या? अरे हाँ, कूद सकते हैं ना, जायज है ना, बस जायज है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो भैया पढ़ो। पहला अभी तो टॉपिक में प्रवेश हो रहा है, धीरे धीरे देखो कितना मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट की तार को जोड़ेंगे और ऐसा स्वेटर तैयार करेंगे कि ठंड के आते आते उस स्वेटर का ऐसा चमत्कार होगा कि फिर आप देखिएगा। पहला पॉइंट है ना, तुम लोग स्वेटर बुना हुआ पहनते हो ना? अरे क्या ये गुच्ची फुच्ची ये सब जो ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड, सीटर इंग्लैंड, है कि नहीं? हमारे गांव में तो जो पीटर जो पांडेपुर है, पीटर भदैनी है, ये सब स्वेटर अच्छा है। अरे ये कौन सा स्वेटर होता है कि नहीं? माँ का प्यार जो मिलता है भैया वो किसी को नहीं मिलता। उसी माँ के लिए एग्जाम निकालना है। अरे निकालोगे ना, क्योंकि माँ बाप ही है और टीचर हैं। इस जीवन में 2 ही लोग होते हैं जो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से। टीचर तो अपना कलेजा निकाल के रखता है क्लास में। तबीयत खराब है, नहीं है, सर लोगों की आते हैं इतना दूर दूर से ट्रैवल करके। वो सर देखो कितना दूर से ट्रैवल करके आते हैं, और उसके बाद अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं। पहला पॉइंट, सदन नहीं चल रहा या अन्यथा। If the Lok Sabha and Rajya Sabha are not in session or otherwise, ब्रैकेट में देखो, केवल उस परिस्थिति में नहीं जब दोनों सदन चल रहे हो। ब्रैकेट में लिख लो, केवल उस परिस्थिति में नहीं जब दोनों सदन चल रहे हैं। केवल उस परिस्थिति में नहीं जब दोनों सदन चल रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो या अन्यथा। Except when both the houses are not in session, except when both the houses are in session. If Lok Sabha and Rajya Sabha are not in session or otherwise, and there is a dire necessity of making any law, and there is a dire necessity of making any law, and there is a dire necessity of making any law, then president may promulgate an ordinance. promulgate तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके, then president may promulgate an ordinance, then president may promulgate an ordinance, then president may promulgate an ordinance, promulgate an ordinance that shall have the same legal sanctity, that shall have the same legal sanctity. राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है
जिसकी वैधता वैसी ही होगी, जिसकी वैधता वैसी ही होगी जैसे कि संसद के बनाए हुए अधिनियम की होती है। You shall have the same legal sanctity as an act of parliament, as an act of parliament, as an act of parliament, जिसकी वैधता वैसी होगी जैसे कि संसद के बनाए हुए किसी अधिनियम की होती है, जैसे कि संसद के बनाए हुए किसी अधिनियम की होती है। We shall have the same legal sanctity as an act of parliament. We shall have the same legal sanctity as an act of parliament. संसद के बनाए हुए किसी अधिनियम की होती है। However, after the recommencement of session, परंतु सदन के लौटते ही, however, after the recommencement of session, सदन के लौटते ही, सदन के लौटते ही, सदन के लौटते ही इस अध्यादेश को, after the recommencement of session, this ordinance must be approved by both the houses of parliament. इस अध्यादेश को दोनों सदनों से सहमति लेना अनिवार्य है, दोनों सदनों से सहमति लेना अनिवार्य है। This ordinance must be approved by both the houses of parliament. दोनों सदनों से सहमति लेना अनिवार्य है। Within 6 weeks, within 6 weeks, 42 days, 42 दिन, within 6 weeks, 6 सप्ताह के भीतर भीतर दोनों सदनों से सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर भीतर। अदरवाइज, अंडरलाइन करिए इस लाइन को, अदरवाइज द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस शैल सीज टू एग्जिस्ट। अदरवाइज द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस शैल सीज टू एग्जिस्ट। अदरवाइज इस अध्यादेश की वैधता रद्द मान ली जाएगी। अदरवाइज अन्यथा इस अध्यादेश को रद्द मान लिया जाएगा। The validity of an ordinance shall cease to exist. ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस। अरे बोल यार, 7.5 महीना कहीं लिखेगा तो गलत है, 7.5 महीना कहीं लिखेगा गलत है, तो बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? 6 महीना 6 हफ्ता लिख पे। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस, कब तक जीवित रह सकता है मरी हुई हालत में? 6 महीना 6 हफ्ता। कब तक जीवित रह सकता है? 6 महीना 6 हफ्ता। और भाई हाउस द जोश, आवाज तो आ रही है, हाउस द जोश, हाउस द जोश आई है। क्या बात है भाई, देखते लग तो नहीं रहा है, तुम लोग पसीने से हो गए हो। एक बार फिर से बोलो, हाउस द जोश। हाँ भाई, शर्मा रहे हो? हाई सर, पसीना आ रहा है सर, घर जाते हैं तो सर गांव के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं सर। यही जीवन है, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन मेरे बच्चे। जिसने स्ट्रगल नहीं किया उसने क्या करा? शहर में एसी कमरों में बैठने वाले लोग घर की गरीबी देखेंगे ना तो उनका एहसास होगा कि कौन स्ट्रगल कर रहा है बेटा। और जो इस स्ट्रगल में जीतेगा यहां से, जो इस स्ट्रगल में यहां से जीतेगा, मैं बता रहा हूं वो आगे चल करके, असली चुनौती तो सिलेक्शन के बाद शुरू होती है। असली चुनौती सिलेक्शन के बाद शुरू होती है। मेरी बात समझ आ रहा है? और वहां पे तुम्हारा यही जमीन, तुमको बचपन से पता है खसरा खतौनी में दिक्कत हो रही है, जमीन छीनी जा रही है, तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। प्रशासन, किसान की समस्या समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? अरे बोलो, लगेगा क्या? तुम्हारे ऐसे लोग सर्विस में आने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ठीक है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, रुको 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 रुको, इधर देखो बेटा, यहां देखो क्या लिखा है। हल्का सा डिजिट चेंज कर देते हैं इसको। 213 बेटा, ये 213 में ना गवर्नर का अध्यादेश है। अरे किसका अध्यादेश है? सेम वहां पर भी वैसा ही हिसाब किताब है, बस राज्य विधायिका जब पढ़ाएंगे तब उसको पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे शर्माओ नहीं, बता दो भाई, श्योर हो? कसम से? चलो भाई, आज के लिए बहुत है। अरे सफिशिएंट, आज के लिए सफिशिएंट करते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, तुमको पता है सारे बच्चे जो मेरे ऑनलाइन वाले हैं, कोई डाउट है 24 घंटे 7 दिन मेरे पेज पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अरे हाँ, मैसेज करना भैया, मुझे बताना कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं। आज का होमवर्क नोट कर लो भाई,
घर जाओगे, एम लक्ष्मीकांत की किताब को ले लेना या सुभाष का, जो किताब अच्छी लगे बढ़िया है, उस किताब के पन्ने को पलट लेना। कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन वाले हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो ऑल द बेस्ट।